जिस देश में न्याय नहीं मिलता उस देश की ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन आसमान पे पहुंच जाती है और हमारे देश के यही हो रहा है। कोर्ट तो बाहर निकलते कि 50 लाख रुपए दो अभी केस विड्रॉ करेंगे, ये हमने देखा है। एलीट है, जो अमीर एलीट पावरफुल लोग हैं, वो नहीं चाहते कि पीपल लाइक यू एंड आई, पीपल हु आर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये उनको क्रॉस कर जाए या उनके बराबरी पे पहुंच जाए। बता सकते हो, कोई भी बता सकता है, मतलब यही सेम स्टोरी आप कहाँ से लेकर आ रहे हो। तो वो व्यक्ति जो कानून से डरता है उसी को डराया जाता है, जो नहीं डरता उसे कोई नहीं डराता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इकोलिस देख रहे हैं। इकोलिस में आइए मिलते हैं आदरणीय प्रशांत चौधरी जी से। पेशे से वकील हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। जेलों का बुरा हाल है उस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। इनका जो मुख्य इधर भी जो कार्यक्रम चल रहा है वो ये चल रहा है कि वो ऐसी महिलाओं को एक्सपोज कर रहे हैं जो जानबूझ के रेप के, जानबूझ के 12-12, 10-10 शादियां कर रही हैं ताकि उनको एलिमनी मिल सके, रेप के आरोप लगा रही हैं ताकि वो सेटलमेंट हो सके। तो आज जो मेरी और प्रशांत भाई की बातचीत है वो इसी मुद्दे पे है मुख्य रूप से, कि आखिर इन महिलाओं का समाधान है क्या। आइए मिलते हैं हमारे भाई प्रशांत चौधरी से। मेरा सबसे पहला सवाल यही भाई कि जो बीएनएस आया है उसका आईपीसी और उसमें अंतर क्या आया है? कुछ चेंजेस आए हैं, लगभग सेम है? मोर ओवर 90% इज द सेम। थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, लिटिल बिट चेंजेस। जो एक सबसे बड़ा चेंज आया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहले हम बोलते थे रेप को, तो वेदर इट इज़ अ फोर्सफुल या फिर वो शादी के झांसा देकर जो भी, वो सब 376 रेप में आता था। ना उसको सेपरेट कर दिया गया है। 64 इज फॉर टिपिकल रेप, जो आप जानते हैं, जो ज़्यादातर आम जनता जानती है, जो फोर्सफुली होता है, विदाउट कंसेंट होता है। एंड देयर इज 69 में क्या है, ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ कि आपको Sorry, I'm laughing. Just the number of that thing is very funny. But go ahead. नाउ इट्स 69 और इसमें ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज और जॉब के लिए, तो आप किसी को लुभावना ऑफर देकर जी, आप ये बोलकर मैं आपसे शादी करूंगा और आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट नाउ। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट इज 10 ईयर, जो पहले लाइफ इंप्रिजमेंट तक सी जाती थी। अच्छा, तो अब इसको काफ़ी एक अलग स्पेसिफिक कर दिया है, जो इजी कर दिया है। इसके अलावा काफ़ी छोटे छोटे चेंजेस आए हैं। मोर ओवर 90% इज सेम, हमारे लिए वो सेम है, बस सेक्शन चेंज हो गए हैं। पहले पढ़ना और पढ़ता होगा। हाँ, इट्स फॉर एवरीवन। पहले आपको रटा होगा, पहले याद हो जाता था, वो अब लोगों को पहले पता था कि 302 क्या होता है, नाउ इट्स 102। अच्छा, 102 हो गया। हाँ, अच्छा। ऐसे ही 376 नाउ इज 64। अच्छा, तो ये सब चेंज हो गया। एंड देयर इज 69 as well. देयर इज 69 as well. What about this 420 वाला जो था? आई थिंक इट्स 308, आई एम नॉट श्योर, आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दिस। अच्छा, क्योंकि भारत देश में 420 एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नंबर है। हाँ, लोग समझते हैं कि 302 हो गया, 302 लग गया, 376 लग गया, 420 लग गया। एक तो 498 था पहले, 498 है वो, इट्स स्टिल देयर। सेम 498। नो, इट्स नॉट 498 है, उसका इन चेंज सम अनदर सेक्शन, बट वो डेफिनेशन इज सेम है। वो सब वो अभी same है। वो पर स्टिल देयर। जी, मेरा सवाल ये है कि महिला जब आरोप लगाती है तो कोर्ट इतना, लगभग हर केस में, ओके, ऑलमोस्ट सारे ही केस में कोर्ट इतना पंगु क्यों हो जाता है? लाइक वो चुप क्यों हो जाता है उस मुद्दे पे? जैसे कि महिला ने आरोप लगा दिया, किसी भी तरह का है, जो 498 हो, कितना 98 हो, कितना दुरुपयोग हुआ है, मतलब इतना मिसयूज हुआ है, उसे कहा नहीं जा सकता। इतना मिसयूज हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ी, यार क्या चल रहा है ये। तो महिला जब आरोप लगाती है तो टिप्पणी तो बहुत सुनने को मिलती है, डायलॉग बाजी बहुत है, पर कोई कानून नहीं आता कि इनको पनिश किया जाए। ऐसा क्यों है? कानून है, अगर आप झूठ बोलते हो, फिर आप किसी के खिलाफ केस करते हो, बट द थिंग इज, आप खुद अपनी लड़ाई के केस में अपने आप को सही साबित करने के लिए 6 से 7 साल दे देते हो। उसके बाद आप वो केस डालने जाते हो अगर कोर्ट में कि इन्होंने फॉल्स एविडेंसेस दिए थे। एक मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा, मतलब जो शायद जो काफ़ी गहराई होगी इसमें, कि हम समझते हैं किसी को एक्विटल मिल गया, वो इसलिए मिल गया क्योंकि उसने वो नहीं किया था। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोर्ट ये कहता है द एविडेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लेनेंट इज नॉट गिविंग अ सफिशिएंट कॉज कि ये ऑफेंस बनता हो, कि जो इन्होंने एविडेंस दिए हैं उनके अभाव में हम इसको एक्यूटल दे रहे हैं। एक एक्यूटल ये होता है, एक एक्यूटल ये होता है कि हमने जो भी एविडेंसेस देखे, इस बेस पे पता लगता है कि एविडेंसेस फेक थे, इसलिए हम एक्यूटल दे रहे हैं। तो जहां हमें ये पता लगता है कि जो हमें एविडेंसेस दिए गए हैं वो फेक हैं या फोर्स्ड हैं, म्यूटिलेटेड हैं, ऐसे उसमें आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अदरवाइज जहां पर एविडेंसेस ही कम पड़ गए हों प्रूव करने के लिए, बिकॉज देयर इज अ चेन ऑफ एविडेंसेस यू हैव टू गिव इन अ पर्टिकुलर केस। आप ये नहीं छोटा सा एविडेंस दे दो, एविडेंस आपने कैसे कलेक्ट किया है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर हो सकता है कि आपने एविडेंस कलेक्शन में ही गलतियां कर दी हैं तो वो एक्विटल हो जाएगा। उसके अलावा जो विटनेसेस हैं,
वो कौन से विटनेसेस हैं, कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा, कोई नॉन विटनेस तो नहीं है, तो सभी को कोर्ट सभी को देखता है, उसके बाद एक डिसीजन जाता है। तो हालांकि हमारे पास प्रोविज़न है कि झूठे केस में हम फाइल करें, बट अगर मैं शादी वाले केसेस में बताऊँ स्पेसिफिक आपको, आप 6-7 साल लड़ाई लड़ते हैं और फिर आपको एक्विटल मिलता है, आप कोर्ट जाते हैं कि मेरी वाइफ ने झूठा बयान दिया या गलत बोला, अब मैं उस पर केस करना चाहता हूँ, कोर्ट ही बोल देता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और आपके पास भी कोई एविडेंसेस नहीं होंगे, आई एम वेरी मच श्योर कि आप ये प्रूव कर पाओ कि आपकी वाइफ ही गलत थी। तो आप 7 साल तो आप खुद लड़ लिए, तो इंसान में खुद हिम्मत नहीं होती कि वो बाकी के 7 साल 8 साल जो भी है वो वाइफ को सजा दिलाने आपको के नहीं लिए लगता हम जैसे लोग जो बाहर से देखते हैं इस सिस्टम को, हमें हम बड़े मतलब ऐसे जो दो लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, जो बाहर वाला देख रहा होता है उसको लगता है "ओ भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है"। आपको लगता है जो बेचारे जाते हैं रोज कोर्ट, जिनके केसेस होते हैं, उनको हम कभी समझ नहीं पाते बाहर वाले? बिल्कुल नहीं समझ पाते। द रीज़न इज़ जो हम मूवीज़ में देखते हैं कोर्ट ट्रायल, वो हम काफ़ी ईज़ी देखते हैं, काफ़ी फास्ट देखते हैं। हाँ, हाँ। ईज़ी होता है, फास्ट होता है और ऐसा लगता है कि ये न्याय जो हमें मिल रहा जी, है। जी, जी। एंड इफ आई टेल यू द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। 90% डेट्स में काम ही नहीं होता। आपकी प्रेजेंस मार्क होगी, एक थोड़ा-सा 5 देयर आर 100 ऑफ केसेस पर डे इन अ पर्टिकुलर कोर्ट। आपको 100 केसेस देखने हैं, तो आप खुद लगाइए कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है आपके केस के लिए। कभी एविडेंस हो गया, कभी आपको 10 मिनट का टाइम मिल गया, उसमें एक स्टेज कवर कर ली, कभी जजेस नहीं आए हैं, कभी अपोजिट काउंसिल नहीं आया हुआ है, कभी आप ही प्रेजेंट नहीं हो, कभी कोई जज एक्सपायर हो गए तो उनकी वजह से कॉन्डेनेशन हो गया। देयर आर सेवरल फैक्टर्स। तो कोर्ट्स तो इनफैक्ट अगर मैं दिल्ली को छोड़ के आसपास की कोर्ट्स बताऊँ एनसीआर की, वहाँ पे तो 80% काम ही नहीं होता। अच्छा। आप फॉर एग्जांपल यू आर एन एक्यूज्ड, यू आर कमिंग फ्रॉम द बेंगलोर, आप आते हो, अपनी अटेंडेंस लगाते हो और फिर वापस जाते हो। तो आपको रिग्रेट होता है कि ये नहीं कि मेरे केस में क्या चल रहा है, कि कुछ चल ही नहीं रहा है। आप अपनी जो भी आप अपनी जॉब को छोड़ के वहाँ से आते हो, फ्लाइट्स टिकट्स होती हैं, स्टे होता है और फिर आपको पता लगता है कोर्ट में आज छुट्टी है, फिर आप वापस जाते हो। बट देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन दिल्ली। अब आप अच्छा। वीसी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। आप कोर्ट्स की प्रोसीडिंग को ज़रूरी नहीं आपकी फिजिकल प्रेजेंस इज मस्ट इन एट एवरी स्टेज। जब व्हेन इट इज कंपलसरी कोर्ट बता देगा आपको आना फिजिकली, अदरवाइज यू कैन गिव योर प्रेजेंस थ्रू वीसी। दैट्स अ वेरी गुड स्टेप आई वुड से आफ्टर कोविड, जो दिल्ली में हुआ है और बाकी सिटीज़ में भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो दिल्ली इज ऑलवेज बिन अ रोल मॉडल यार, दिल्ली यस, हमेशा कई चीजों में रोल मॉडल रहा है। इनफैक्ट जुडिशरी में काफ़ी। दिल्ली, आपको नहीं लगता कि जैसे आप लोगों का जो पूरा सिस्टम है, वकील हो, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे केस जानबूझ के लेट करते रहते हो, ये भी यस, है कि स्ट्रेटेजी, डिले करो, दैट्स अ डिले करो। स्ट्रेटेजी। हाँ, आप हैं, जज हैं, ये है वो। जिस देश में न्याय नहीं मिलता, उस देश की ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन आसमान पे पहुंच जाती है, और हमारे बिल्कुल। देश के साथ यही हो रहा है, क्योंकि न्याय नहीं मिलता किसी को। प्रियदर्शनी मट्टू नाम की एक महिला थी, सुना होगा शायद नाम आपने। उसको संतोष सिंह नाम के व्यक्ति ने 19 बार चाकू मारे, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे घूमता था और वो मना करती थी कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उसने पहले रेप की कोशिश की, जब वो लड़ी उससे तो उसने उसको 19 बार चाकू मारे और मार डाला। अब संतोष सिंह का बाप शायद डीजीपी या कुछ था, ओके। आई डोंट रिमेंबर क्या था वो। उसने क्या करा, अपने बेटे की तारीखें डिले करवाई, और अंत में दिल्ली हाई कोर्ट का जो जज था, उसने जो अपना फैसला दिया, तो उसने ये कहा संतोष सिंह से, मेरे को मालूम है तूने ही किया है, ओके। ठीक है, पर ये लोग जो प्रूव कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तेरे को जाने दे रहा हूँ मैं। जैसे ही बाप रिटायर हुआ वैसे उठा के फिर अंदर हो गया, अभी जेल में ही है भाई साहब। ओके। ठीक है, टचवुड मीडिया ने, पहले का मीडिया अच्छा था, उसने अच्छे काम करता था, तो उसने उनको अंदर करवा दिया। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि सिस्टम सड़ रहा है बिल्कुल धीरे 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 धीरे? आई एम सॉरी आप वकील हैं, पर मैं आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन। नॉट इन दिस, आई वुड से दिस इज कॉल्ड द करप्शन, क्लियर करप्शन। जहाँ पावर से करप्शन होता है, कहीं पैसों से होता है, एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट जुडिशरी, ये सभी सेक्टर में है। बट हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। आई सीरियसली एक्सेप्ट दिस थिंग दैट दिस इज द रियलिटी। ये होता है, पहले से होता आया है, बट व्हाट द इंप्रूवमेंट वी हैव सीन इन लास्ट 20 years, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि पहले क्या होता था, पहले कैसे जुडिशरी को खरीदा जाता था, अब कितना कम हो चुका है वो। स्टिल इट्स देयर, बट अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने जो हमारे, मैं पता मुस्कुरा रहा हूँ, पर आप बोलते रहिए, आई एम सॉरी, प्लीज कीप कि टॉकिंग। जैसे आपने देखा होगा, जो हम सुनते हैं, जी जी जो हमारे जिन्होंने बताया 20 से 30 साल की जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, कि पहले कैसे कोर्ट्स के हालात थे जी और जी। अब क्या हालात हैं, तो देर इज एन इम्प्रूवमेंट पहले से अब में। और देखते हैं इनफैक्ट आगे फर्दर जो भी इम्प्रूवमेंट्स होगा, जितना ये डिजिटल होगा, जितना एविडेंस कलेक्ट हम फोरेंसिक को जितना यूज करेंगे, उतना आसान होगा किसी को भी कन्विक्ट करना। Can I call Judge Yashwant Verma, यस, the guy who had allegedly had 50 crore rupees which was burned in his home? वो 50 करोड़ रुपए या 30 करोड़, कोई 25 करोड़, कुछ भी बताता है। वो बंदा ना जुडिशरी की मान रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा। ऐसे लोगों के लिए क्या डिक्टेटोरियल पोजीशन है जज वाले की? भाई का राज है, जो मर्जी वो करेगा। दैट्स अ प्रिविलेज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हम्म। इसलिए वो ये सब चल रहा है। इतना बड़ा प्रिविलेज कि मतलब राष्ट्रपति को आप धमका दे रहे हो। सर आप, राष्ट्रपति को भी बोला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 3 महीने में आप हमें जवाब दें। अरे सीरियसली? अब राष्ट्रपति ने जब उल्टी बजा रखी है तो बड़ा दुखी हो गए कि यार ये तो राष्ट्रपति उस पे अड़ गई है। आई थिंक आप भी जानते होंगे
कि जो ये हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं, दे आर ओनली 250 फैमिलीज ऑल ओवर बिल्कुल। इंडिया। मुझे उन्हीं 500 से लग रहा था, पर अच्छा उन्होंने 250 ले आया। 250 में भी ज़्यादा बता रहा हूँ। हम्म। अभी जो देखा जाए तो वो इससे कमी है। आपको पता लगेगा उनकी लिंक है, उन्हीं घरों से ये जजेस आते हैं। हम्म। तो दिस इज द रियलिटी कि भाई इसको भतीजावाद लिटरली। लिटरली और इसी सुप्रीम कोर्ट का जज, एक एक्स जज थे, उनके अंग्रेजी नाम बताता हूँ, मून पाउडर जी। तो वो क्या थे, वो गए अमेरिका, वहां जाके हार्वर्ड में बैठ के वो बोल रहे हैं कि हमने देश के संविधान को और उसको, डेमोक्रेसी को रोक रखा है। मतलब नेपोटिज्म के सबसे उदाहरण वो खुद थे। इंडिया में अगर मैं देखा जाऊँ अब सभी फील्ड में, तो हम्म। जुडिशरी से बड़ा कोई नेपोटिज्म का एग्जाम्पल नहीं होगा। पर मानते क्यों नहीं है लोग? मतलब दिख, इट्स लाइक, कैसे बताऊं आपको, मतलब दिख रहा है कि चाय में मक्खी पड़ी है, ठीक है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं पिज्जा कुछ नहीं है तो इसमें। ये एक चेंज आया भी था आई थिंक इन 2019, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, जिसमें ये था अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें कौन कौन लोग होंगे, जजेस होंगे, ऑपोजिशन को भी रखा गया था। हाँ अपोजिशन को रखा गया था। हाँ। और बट वो डिनाई हो गया, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको गिरा दिया प्रस्ताव को। पर मेरा ये कहना है ना कि वही बात है कि अब मैं, मेरे को अगर आपने बहुत सारी पावर दे रखी है, कौन व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी पावर छोड़ना चाहता है? बिल्कुल कोई नहीं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। कौन छोड़ना चाह रहा है? सब जोड़ तोड़ में लगे हैं कि मेरे को एक मिल गई जगह तो मैं क्यों छोड़ूं उसको। तो जजेस को क्यों ब्लेम करना? अगर इधर वाले नहीं छोड़ रहे हैं तो उधर वाले क्यों छोड़े? भाई यू आर नॉट टेकिंग द हाई ग्राउंड, व्हाई शुड दे टेक द हाई ग्राउंड? जो लोग टॉप पे हैं जुडिशरी में भी, उनको दिखता है कि कितना मैनिपुलेशन चल रहा है जनता के दिमाग का, कितना ज्यादा नौटंकियां चल रही हैं। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं अलग अलग, मैं किसी एक गवर्नमेंट अलग अलग, सब मैनिपुलेट करी पब्लिक को, सब घटिया हैं। तो बोले हम क्यों छोड़े भाई, तुम नहीं छोड़ सकते हम क्यों छोड़े? डोंट यू थिंक इट्स अ लॉजिकल कंक्लूजन? बट द थिंग इज जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है एटलीस्ट दे आर इलेक्टेड वन, जो भी है लोगों ने इलेक्ट किया है। बट दैट्स द केस इन द जुडिशरी, ना कोई मेरिट पे आएगा उसमें। जो भी लोग आते हैं, जो भी जजेस आते हैं हायर जुडिशरी में, आई वुड से लोअर जुडिशरी में तो एग्जाम उससे पास होकर जाते हैं सब लोअर जुडिशरी में। हायर जुडिशरी में दैट इंक्लूड्स हाई कोर्ट्स और जस्ट सुप्रीम हाई कोर्ट? कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट में भी कोलेजियम ही है? हाई कोर्ट्स में ही है मेन तो, क्योंकि अच्छा। जजेस सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 34 34। हाँ। मेनली हाई कोर्ट्स का ही है। तो हाई कोर्ट्स में मोस्ट ऑफ देम आर अपॉइंटेड वन, काफी कम है। मुझे पसंद कौन है, लाइक कैसे होता है डिसीजन? कोलेजियम सिस्टम क्या, थोड़ा बताइए। सर इट्स वेरी सिंपल हाँ, कि जो एक टीम गठित होगी, वो डिसाइड करेगी, एक पैनल होगा, उसमें आएंगे कि ये 10 जजेस हैं, उनके नेम्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। वो मेरी परिभाषा है उसकी, अच्छा काम हाँ, किया। वो जी, कि जी। जिन्होंने अपना काम किया, जी। इसमें से आपको 3 डिसाइड या 4 डिसाइड करने होते हैं, 4 तो वो डिसाइड किए जाते हैं, उनके मेरिट्स अपने पॉइंट्स बनते हैं। अच्छा, मुझे एक और, मेरे दिमाग बहुत दिनों से डाउट है, प्लीज क्लियर करिए आपकी। जिस जस्टिस यशवंत, जस्टिस कहना मुझे भारी लग रहा है, मतलब मुंह से निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, यशवंत वर्मा जी जो है, इनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? लाइक इज देयर रिटर्न, संविधान में भी कुछ लिखा है इनके खिलाफ क्या? संविधान में है, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं है। वो उससे पहले ही वो रिजाइन कर देते हैं। ये नहीं कर रहा शायद। नहीं, वो जब होगा, स्टार्ट होगा हाँ, तो हाँ। ये करेंगे, क्योंकि कोई ये नहीं महाभियोग चाहता। चलता है क्या होता? जी। अच्छा, महाभियोग ही है। हाँ, तो जजेस के हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट से के राष्ट्रपति तक, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर बेचारा रिजाइन कर सकता है। हाँ, मतलब उसके साथ क्या है, वो संख्या है कि नहीं, उसके आधार पर रिजाइन कर सकता है। इतनी पावर क्यों दी गई थी वैसे, क्या लगता है आपको? ये क्या यूएस वगैरह में भी है इतनी हाँ, पावर? आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूएस, बट द थिंग इज इंडिया में क्यों दी गई थी? लेजिस्लेचर को, जुडिशरी को सेपरेट करने के लिए, कि एक दूसरे को कोई भी इन्फ्लुएंस ना कर पाए। वो पहले वाले टाइम में काफ़ी कम थे स्कॉलर्स हमारे पास, तो जो जजेस होते थे उनकी फैमिलीज पढ़ती थी लोगों, तो वहीं से फिर अपॉइंटमेंट्स होते थे। एक सिंपल क्राइटेरिया था कि जो जितना अच्छा काम करेगा हम उसको अपॉइंट कर देंगे। बट नाउ द थिंग हैज चेंज, अब काफ़ी मेरिट पे भी लोग आते हैं जो अच्छा करते हैं इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, वो काफ़ी अच्छा करते हैं। बट वो अपॉइंटमेंट्स हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की, वो अपॉइंटमेंट्स के थ्रू ही जाते हैं, मेरिट्स पे नहीं होते। कितना परसेंटेज ऐसा होता है कि मेरिट वालों को मिल जाती है जगह सर को? 30 वैकेंसी है, सीट्स हैं हाई कोर्ट्स में, 1 या 2। अरे बाप रे बाप। मोस्ट ऑफ देम आर अपॉइंटेड वन। मतलब आप कह रहे हो कि अगर मैं अच्छे, अपना काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे चांसेस हाई कोर्ट जाने के मतलब 5% है? हाँ, उससे भी 5 कम या है? 10% होंगे मैक्सिमम। 4 से 5 जजेस होंगे वो मेरिट के बेसिस पे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर अपॉइंटेड तो वन। अच्छा, कैन आई पुट, जैसे मान लेते हैं आप अपॉइंट हो गए और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम दोनों, अपॉइंटमेंट आपकी, कैन आई चैलेंज योर अपॉइंटमेंट इन नो। द कोर्ट? अरे, आप चैलेंज किस बेसिस पे करेंगे? कि क्यों अपॉइंट किया गया इनको? भाई मेरे नंबर्स देखो आप। सर नंबर देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि कैसे नंबर कैलकुलेट किए जा रहे हैं। अब हालांकि इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन है उस पर भी क्वेश्चन कर दिए हैं कि आप कैसे मार्क्स दे रहे हो, क्या मेरिट है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरिट नहीं है। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी वकालत में निकाली है। वो जब से स्टार्ट करा उन्होंने 20 साल 25 साल अच्छे अच्छे जजमेंट्स दिए हैं। बट क्राइटेरिया वही है कि अपॉइंट होकर ही आना है, और अपॉइंट वही होगा जो अच्छा करेगा उनकी नज़रों में। और अभी तक कोई सरकार, नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें थी, वो नहीं कर पाए, तो बाकी लोग क्या ही उन्होंने करेंगे? करा था, कोशिश करी थी, कोशिश रिजल्ट करी नहीं थी। आया। वो उन्होंने बिल पास किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने वो डिक्लाइन करा था। उन्होंने तो बिल पास क्या भी करा क्या था। जुडिशली इतनी पावरफुल, अगर मैंने बिल पास कर राष्ट्रपति साइन करवा ली, क्या जुडिशली कैंसिल कर सकता है उसको? हाँ, अगर इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है तो उसको कर सकता है। अच्छा,
मुझे तो पता है क्या लगता है, मतलब मुझे उसके डिटेल्स नहीं पता जो इन्होंने बिल पास किया था उसके, ठीक है, पर मुझे एक बार लगाना जरा जो बिल पास हुआ था, एक बार पढ़ते हैं क्या है बिल पास हुआ था जो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस बिल में भी बायसनेस रही होगी गवर्नमेंट की। कोई भी चीज़ स्ट्रक डाउन तब हो सकती है अगर आप कहते हो ना कि संविधान खिलाफ जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बायसनेस है। वो बायसनेस ये थी हाँ। कि इन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम लेजिस्लेचर, अच्छा। कि इन दोनों का कोई भी एक दूसरे को सुपर पावर ना करे, कोई भी हम्म, इन्फ्लुएंस ना करे। हम्म, बट उसमें रोल आ गया था लेजिस्लेचर का अपॉइंट करने में जजेस का। अच्छा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल। उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इस तो वजह से इन्होंने स्ट्रक डाउन इन्होंने हुआ। ये चेंजेस नहीं करा कि एग्जाम के थ्रू कर देते हैं उसको, इन्होंने ये सब नहीं किया, उन्होंने नहीं, सोचा हम घुस एग्जाम के जाते हैं थ्रू नहीं उसमें, है। हाँ ये अपने चक्कर में पड़ गए हाँ, कि यार हम घुस जाते हैं हाँ उसमें। उसमें इनफैक्ट देखो ये भी फिर ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्या किसको आया जज है? बनाना है। हिंदू का आर्टिकल पढ़ ले, अंग्रेजी अच्छी लिखते हैं ये लोग। द लोकसभा वेंसडे पास्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू स्क्रैप द कोलिशन सिस्टम अपॉइंटिंग सुप्रीम, स्क्रैप तो ऐसे लिखा जैसे वो होने देंगे, अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस एंड क्लियर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2014 रेगुलेटेड द। अच्छा, ये 2014 का बिल क्यों है? क्या कांग्रेस ने प्रपोज किया था इसको? 2014 में मोदी गवर्नमेंट थी। नहीं वो तो ठीक है, बट मोदी गवर्नमेंट मई में आई है ना, हाँ मई 2014 में आई है। तो भाई अगर मैं 2024 में 2021 में प्रपोज तो उस समय का डेट डालूंगा, इसका मतलब क्या पता कांग्रेस का प्रपोजल ना रहा हो। एक काम कर, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2014 अगस्त 14 2000, इट्स इन अच्छा अगस्त 2014। नहीं ठीक है, मोदी जी आ गए थे, ठीक है सॉरी, मोदी जी आ गए थे। मैं वही 99 जानना चाहता था कि was this done by the current government और previous government? तो मोदी जी ने मतलब आते ही उन्होंने ये समस्या का समाधान करने की कोशिश करी, पर उस समाधान में स्वार्थ था, इसलिए शायद वो समाधान लग नहीं पाया। लेकिन अगर ये लोग उस रिफॉर्म को केवल कोलेजियम को हटा के एक बेटर सिस्टम लाना चाहते हैं जो इंडिपेंडेंट होता ऑफ द लेजिस्लेचर, तो क्या पता पास हो जाता। डू यू एग्री? मे बी अगर ऑन अ मेरिट, बट द थिंग इज आप ऐसी पोजीशन में बस मेरिट के हिसाब से नहीं जा सकते, देयर हैज टू बी एक्सपीरियंस। मेरिट के बेस पे आप हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, मेरिट आई वुड से एग्जाम के बेस पे करना वो गलत होगा। क्यों? देयर सेवरल फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू बी कंसीडर्ड एट दैट टाइम। फॉर एग्जांपल आई वुड से इफ सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अलाउड इन इंडिया, इफ दिस इज नॉट अलाउड, और आप मेरिट के बेस पे ऐसे इंसान को बिठाते हैं जो इसको अलाउ करता है, तो वो फिर इन्फ्लुएंस करेगा उस वे में। तो आप तो हटा नहीं सकते क्योंकि वो मेरिट के बेस पे चुन कर आया है, इसलिए इनकी इनकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो चेक की जाती है। अब फॉर एग्जांपल जो फेवर नहीं करता, मैं ये कहूँगा सेम सेक्स मैरिज को, या जो भी ऐसे जो सेम सेक्स लव है उसको अप्रिशिएट नहीं करता या फिर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है, वो मेरिट के बेस पे अगर चुनकर आता है तो उनके राइट्स की तो वो उनके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट द मेरिट, इट्स ऑल अबाउट कि क्या ये चेक होता भी है इनफैक्ट कि आप किसको फेवर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई हाईली इज फेवरिंग एनी रिलीजन, मतलब ओपनली किसी एक रिलीजन के लिए वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जो जज हैं वो आसाराम बापू को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। फॉर एग्जांपल आपके आम जनता को नहीं पता कि वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और वही उनके केस में अगर जज बन जाए तो इट्स 100% श्योर कि वो तो उसको कन्विक्ट नहीं होने देंगे। तो ये सब चेक करा जाता है कि बट आप पता क्या कर रहे हो, आप मतलब बहुत ही उसको डिनाई कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे जजेस को भी हमने देखा है पास्ट में जो किसी का पूर्णतः समर्थन करने के बावजूद जो अपनी सीट पे बैठते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। बिल्कुल न्यूट्रल होना पड़ता है, मतलब जी। ये दैट्स अ ड्यूटी, और हर इंसान का एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। बट उस पर्सनल इंटरेस्ट को हटा के मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको सेम सेक्स मैरिज का बताया, तो यहाँ आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। आपका एक हार्श बिल्कुल ओपिनियन है कि ये बिल्कुल गलत है कि ऐसे लोगों को सजा दो, जान से मार दो या फांसी दे दो, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है आपके डिसीजन में। तो इस सब को चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा करप्टेड है, वो मेरिट के बेस पे डिसाइड हो गया कि ठीक है इसको अपॉइंट करना पड़ेगा, बट उसका पता लगता है जो उसका पास्ट इंसिडेंट्स है वो काफ़ी ही वॉज इनटू करप्शन, तो उस बेस पे भी वो डिसाइड हो सकता है। तो इसलिए बस मेरिट के बेस पे डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है, आप माने या ना माने, कि जहाँ पे एक ऐसा इंसान का पहुँचना बहुत जरूरी है जो भगवान के दर्जे का हो, क्योंकि उसके हाथ में आपका पूरा जीवन है, वो आपको 20 साल की सज़ा देता है, आप अपनी ज़िंदगी पूरी जेल में गुजारते हैं, तो ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है आपकी लाइफ को। इट्स सो फनी कि जजेस को भगवान बना दिया जाए, मतलब भगवान को भी शर्म आ जाएगी, बोलेंगे क्या बकवास है ये। एक केस है जिसमें पूर्व चीफ जस्टिस थे जो इस समय राज्यसभा के सांसद है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। तो एक्चुअली क्या होता है, एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था मैं ही राजा मैं ही मंत्री। तो जब इनके अपनों की बात आती है तो यही राजा भी हैं, यही मंत्री भी हैं, यही सिपाही भी हैं, यही चोरसा भी यही है। तो पूर्व उच्च न्यायालय के सर्वोच्च राष्ट्र वो थे, वो सॉरी जज थे, ठीक है, नाम आपको भी याद आ गया, मुझे भी पता है, और उस समय राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की मदद से शायद उनके ऊपर मोलेस्टेशन का केस लगा, ठीक है। और महिला ने बोला कि मेरे शायद उसका भाई वो था, विकलांग था, कि जो है मेरे भाई को जॉब दिलाने के लिए बोला था इन्होंने, शायद उन्होंने जॉब दिलवाई भी थी, और लगातार मेरे साथ सॉरी यौन शोषण करते रहे 4 साल तक मेरे साथ।
अच्छा मुझे बहुत फनी इतना लगता है, कोई 4 साल तक कैसे कर सकता है किसी का रेप? पहली बार ही रेप हो गया, बता दो भाई रेप हो गया मेरा, 4 साल तक जो भी था। तो इस तरह के उन पे आरोप लगे, बट 17 दिन के अंदर आपका मेरा केस, आई एम श्योर वकील भी तरसता था, उनका भी केस की हियरिंग ऐसी चलती नहीं, होगी। हियरिंग नहीं होती थी केस की। अच्छा, एक क्या? कमेटी जजेस के लिए, मतलब वो ट्रायल नहीं हुआ था, हाँ, उसमें हाँ। कमेटी बनी थी जिसके हेड भी वही थे। आय, हाय, इसको हाय। क्रिटिसाइज किया गया था अच्छा। कि आपको उस पैनल में नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने डिसाइड करा था, एक इन हाउस ये कमेटी बनी थी, और उन्होंने सारा पूछताछ की थी कि क्या हुआ, उसके बाद खुद में को वो शीशे में देख के, क्या तूने रेप किया है? नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक है फिर, ओके डन। हाँ, भाई ऐसे ही कुछ हुआ ना, इट्स इट्स लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू को खुद को भारत रत्न देना, क्योंकि प्रधानमंत्री को रिकमेंड करना होता है कि किसको भारत रत्न मिलेगा। तो इट्स लाइक शीशे में खड़े होकर तुझे लगता है कि भारत में मिलना चाहिए, हाँ बिल्कुल, ओके डन, फिर मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया था उनको कि उनको उस कमेटी का हेड या उस पैनल में नहीं होना था। क्या पता उनको डर हो, क्योंकि हो हर सकता है, जगह देखिए, हर जगह कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कॉम्पिटिशन पॉलिटिक्स क्या इज पता उनको लग एवरीवेयर। रहा हो दूसरे लोग रगड़ना दे मेरे फॉर को। एग्जाम्पल, अगर वो उसमें कन्विक्ट हो जाते हाँ हाँ, तो ये कितना इम्पैक्टफुल होता उनके और लिए कन्विक्ट करियर हो के जाते लिए। हो सकता है दिन पूरी भाई वो संभावना थी possibility। कन्विक्ट हो जाते हो, क्योंकि बहुत बहुत ही उनकी पत्नी तक इन्वॉल्व थी, उनकी पत्नी उस महिला की, जो भी महिला थी उसकी बड़ी पिटाई विटाई भी करी थी, इसके इस तरह के भी कई लेख पढ़े थे मैंने। वापस आते हैं, क्या क्या सिस्टम है, वाह। हमें लगता है इंडिया का सिस्टम ही खराब है, अमेरिकन के बारे में पता करो, उनका भी यही हाल है, हाँ, काफी और पे पता उनका भी चलता यही है। बुरा हाल है, मतलब जुडिशरी में जहां भी। लेकिन उनकी एक अच्छी बात है कि वो बैकलॉग नहीं रखते। हमारे यहाँ क्या है, बैकलॉग भी रखेंगे, लेकिन जब भी मैंने किसी बड़े वकील से या किसी रिटायर्ड जज से बात करने की कोशिश की है, उनका उनके बहुत अच्छे जवाब आते हैं। पहला जवाब ये है उनका कि देखो गुरु, ऐसा है कि हम जज बनना ही नहीं चाहते। एज अ वकील हम बड़े खुश रहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है। एज अ लॉयर अगर हम जज बन रहे हैं हाइपोथेटिकली, तो उसमें क्या होता है, हमें एक तो डिक्लेरेशन दो सारी कमाई का, क्या हुआ, कहाँ से आए, कितना आया, ये है वो है, पहले तो ये। दूसरा वो ये बोलते हैं कि जज बनने के बाद बाध्यताएं बहुत बढ़ जाती हैं, कि इसके यहाँ पार्टी में नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, हमें खुद भी बचाना पड़ता है कि नहीं कर सकते हम। तो कह रहे थे कि मतलब जज कोई बनना नहीं चाहिए, अधिकतर लोग जज नहीं बनना चाहते। इज दिस ट्रू? एथिकली अगर आप जज बनते हैं, आप ऐसी पोजीशन मिलती है, तो आपकी एक सोशल इमेज अच्छी होनी चाहिए। मतलब मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि जैसे आप किसी पार्टी में गए फॉर एग्जांपल, और वहाँ आप ऐसा डांस करते हैं, म, जैसे इन जनरल आपने खाया पिया और मस्त मौजी से डांस करा, तो ये आपकी जो सोशल इमेज है जिस पोजीशन की, उसको इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए बताया जाता है कि ये पोजीशन एक ऐसी है जिसमें एथिकली आपको काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा, और ये फिर इसलिए बंधा फील करते हैं क्योंकि सब जगह यही, फिर आप एज अ रोल मॉडल आपको अपने आप को दिखाना होता है। बट मुझे समझ में नहीं आता, जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ मैं आपको, मुझे ये समझ में नहीं आता, जनता का जजमेंटल जो बुरी तरह विशेष रूप से भारत की जनता इतनी जजमेंटल है। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मैंने देखा है अरब कंट्रीज से, चलो उनके रूल ही अलग है, अमेरिका की जनता भी इतनी जजमेंटल नहीं जितनी हमारे लोग जज। हमें तो मतलब वो बेचारा कुछ गलत कर ही नहीं सकता, जज है तो वो अपने परिवार के साथ डांस नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं केवल उसी के परिवार की पार्टी है, कोई नहीं है उसमें, ठीक है, और वो बचपन से नाचता आया अपने परिवार के साथ, पर वो नाच नहीं सकता। उसने नाचा तो होगी गड़बड़ उससे। या फिर वो जैसे वो अपने मन की बात नहीं कह सकता, कि कहीं उसने 4 लोगों के बीच बैठा, वो ये नहीं कह सकता कि यार मुझे लगता है ये चीज गलत है और ये सही है, वो नहीं कह सकता ये बात है। सोशल इंटरव्यूज नॉट अलाउड हाँ जब तक आप उस पोजीशन में हो। हाँ हाँ आपका अपना पर्सनल ओपिनियन आप ऐसे नहीं दे सकते। हाँ हाँ आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू, हम्म, बट एक काफ़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं हम्म, कि आप अपना स्पेसिफिक, अपना एक कोई भी ओपिनियन आप नहीं दे सकते। मुझे अच्छे से याद नहीं, बट हाई कोर्ट के जज हैं जो यूपी के हैं, उन्होंने एक ऐसे ही इन हाउस एक लॉयर्स की एक मीटिंग थी, उसमें वो इन्वाइटेड थे एज अ चीफ गेस्ट, तो वहाँ उन्होंने एक अपना पर्सनल व्यू दिया था गौ मातों को लेकर, तो अच्छा काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था वो। अच्छा। मुझे लगता है हिंदू जजेस की तो जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है भारत देश इतना महान है हमारा, कि जितने लोग हिंदुइज्म भरोसा हो, वैसे बहुत कम ऊपर जा पाते हैं। अधिकतर लोग जो हिंदुइज्म पे, जो जेन्युइनली हिंदुइज्म को फील करते हैं, वो कोलिजियम से बाहर हो जाते हैं। मुझे कितनी बार ऐसे फील होता है। नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है हम्म, कि हाँ आप ठीक है, अब कौन, यू हैव टू बी सेकुलर फॉर दिस पोजीशन। मैं बात को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लचित बोरफुकान ने असम को बचाने के लिए, उसने उन अपने और अपने लोगों की कुर्बानी दे दी कि औरंगजेब कब्जा ना कर पाए, ठीक है ना। संविधान आता है, असम की जनसंख्या देखिए, डेमोग्राफी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि संविधान भी ऑब्वियसली जो सिस्टम है उसी को हम सब मानते हैं, मानना पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। वो डायलॉग नहीं था कि, आपने मुगल आजम फिल्म देखी है? नहीं। मुगल आजम फिल्म में अकबर जो होते हैं, वो सलीम आता है, अनारकली को गिरफ्तार कर लिया था, सलीम आता है अकबर से कहता है कि अनारकली गिरफ्तार कर ली और मैं देखता रहा। तो अकबर उसको कहता है और तुम कर भी क्या सकते थे? आप समझ रहे हो ना। तो हम जैसे लोग कितना भी कोई बोलेंगे ये नहीं है वो नहीं है, जज बोलेगा और तुम कर भी क्या कह सकते थे, सकते वही थे। हाल है हमारा, कि हम कर भी क्या सकते हैं, खाली बोल सकते हैं बस। एनीवेज, हमारे जो अभी पूर्व जो राष्ट्रपति थे, सॉरी ये तो चीफ जस्टिस थे हमारे, उन्होंने एक केस लाया था सेम सेक्स मैरिज के बारे में।
मैंने बहुत दूर से सुना था, उसमें जे साई दीपक ने भी आर्ग्यूमेंट करे थे, बाकी लोगों ने आर्ग्यूमेंट करे थे, शायद हमारे जो सॉलिसिटर जनरल साहब उन्होंने बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट दिए थे जी। क्या था वो मामला और क्यों आया था और फिर वो खत्म क्यों हो गया, मैं समझ नहीं पाया आज तक। याद है आपको उसका? यस, हालांकि मैंने वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, बट द थिंग इज व्हाट फॉर द सेम सेक्स मैरिज। जी अगर आप सेम सेक्स मैरिज करते हैं वो रिलेशन आप कर सकते हैं, बट कानून में उसका कोई कानून से मानता नहीं है। आई वुड से कानून की नज़र में वो नल एंड वॉइड है। आप शादी करते हैं तो शादी वॉइडेबल नहीं, वैलिड नहीं है, इट्स अ वॉइड मैरिज, सेम सेक्स मैरिज। इसी के लिए कानून था कि इसको वैलिड किया जाए। कल दो इंसान हैं सेम सेक्स के, वो शादी करते हैं तो रिकग्नाइज ही नहीं है वो, बट कोर्ट ने इनफैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं कर रही थी, सोलिसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो वो इसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो डिनाई हो गया। बट दैट्स नॉट एन ऑफेंस, बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद इन अ सेम सेक्स, इट्स नॉट अ ऑफेंस, जो पहले था। अच्छा, पहले ऑफेंस था। हाँ। लेकिन उसकी जो हिस्ट्री मुझे पता है वो इसलिए था क्योंकि गोरों ने उसको ऑफेंस बनाया था। भारत देश में जो हमारा कल्चर है, स्पेशली हिंदुइज्म का जो कल्चर है, सेक्स, सेम सेक्स के बारे में हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं था, कभी नहीं रहा है। मतलब आप हमारे पास में जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी इज नेवर बिन एन इशू। औरंगजेब के जमाने में एक ट्रैवलर आया था, फ्रेंच था शायद, वो होमोसेक्सुअल था, ओपनली होमोसेक्सुअल था वो। औरंगजेब जैसे बंदे ने उसको नहीं रोका। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ पे कोई इसकी मान्यताओं में किसी को प्रॉब्लम है होमोसेक्सुअलिटी में। क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी किताब के हिसाब से ये पनिशेबल बाय डेथ वाला जुर्म है अगर होमोसेक्सुअल होता है, क्योंकि जो क्रिश्चियन के गॉड है उनको पसंद नहीं होमोसेक्सुअलिटी, बट ही स्टिल गिव्स जी स्पॉट to the gay people inside their bums. Like if I'm the god, right, and I'm making people, why would I give a G spot to a person in his bum if I'm saying इसको मार देंगे? It's like I'm a funny god, right? कि मरना जरूरी है इसका, it's so funny. Anyways, चलिए वापस आपके रेप के केसेस पे चलते हैं, जो इसका मुख्य मुद्दा है हमारे आज के डिस्कशन का। यदि कोई कहता है कि मेरा रेप हुआ है, तो रेप की परिभाषा कैसे देनी पड़ेगी उसको? ठीक है, जैसे कि वो, मैं कॉमेडियन है, उनका नाम है बिल बर, ठीक है, और आई डेफिनेटली एग्री विद हिम। तो वो पूरी एक्टिंग करके बताते हैं कि महिला कैसे मना कर सकती है। एक तो होता है कि महिला नो, गेट अवे फ्रॉम मी, और धक्का देके चली गई, एक तो ये होता है। दूसरा है कि नो 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 नो, व्हाट आर यू डूइंग, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी में हो जाता है कई बार। तो महिला जब कोर्ट में जाती है तो बोलेगी भाई मैंने तो बोला था नो, आई डोंट वांट, भले ही उसने सेक्सुअली एक्टिव होकर कहा था वो बातें, ठीक है। तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो डिनायल है ये नॉन कंसेंशुअल है, ये कंसेंट, कोर्ट कैसे पता करेगी? ऑलराइट, इन ट्रायल आपका जो प्रोसीजर मैं बताना चाहता हूँ, उसमें जो कंप्लेनेंट होगा, जो इसमें प्रोसिक्यूट्रिक्स है, जो महिला है, उसको कोर्ट में अपना सारा जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है वो वर्बली बताना होगा। कोर्ट उसको लिखेगा, बाकी के वकील उसको सुनेंगे, जो उस केस में एज अपोजिट काउंसिल जो वहाँ पर हैं, वो सभी इंसिडेंट्स को बताएगी। फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो अक्यूज के काउंसिल होते हैं, कि आप उसको क्रॉस एग्जामिन करें जो भी उसने बताया है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप चिल्लाए, तो आप वहाँ पूछोगे आप कैसे चिल्लाए, तो वो ये तो नहीं बताएगी कि मैं ऐसे चिल्लाई थी, वो बताएगी चिल्लाई काफ़ी तेज। तो आप कहाँ थे, तो स्टार्ट कैसे होता है वो, कि वो प्रेमिसेस, वो स्पॉट क्या था, कहाँ आप कैसे गए, किसने आपको बुलाया, इसके साथ कौन कौन था, आपको जाते हुआ किसने देखा, उस प्लेस स्पेस में उसके बाहर क्या क्या था, मार्केट एरिया था, कमर्शियल एरिया था, रेसिडेंशियल एरिया था, कितने आसपास लोग थे जब आप वहाँ से गुजरे, जब आप चिल्लाए तो कोई आया, आपने फिर इसके बाद ये इंसिडेंट होने के बाद आपने पुलिस को कंप्लेंट तभी करी, या घर जाके करी, या 10 दिन बाद करी, या 1 साल बाद करी, डिले करा, क्यों करा? तो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव टू आस्क फ्रॉम द प्रोसिक्यूट्रिक्स। तो इन सवालों में ही कहीं ना कहीं वो जवाब छुपे रहते हैं कि जब आप डिनाई करते हैं सॉफ्टली, फिर आप जब डिनाई करते हैं सॉफ्टली, फिर आप कब उसे रिपोर्ट करते हैं, आपने रिपोर्ट लेट करा, क्यों करा? फॉर एग्जाम्पल अगर इट वॉज वेरी फोर्सफुली, तो आप जैसे ही आपको मौका मिलेगा, आप यहाँ से बाहर निकले जब भी, आप तभी जाके 112 या आप किसी इंसान को बताओगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मुझे पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल जहां भी लेकर जाओ। फिर आपको इंजरीज कैसी हुई हैं? अगर इट वॉज वेरी मच फोर्सफुली तो काफी सारी इंजरीज होंगी, एक्यूज को भी होंगी कुछ ना कुछ। जी जी बिल्कुल। तो ये सब कैलकुलेट करते हैं, फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, उसने भी काफी सारे केसेस देखे होते हैं, तो वो डिसाइड होता है, और एक्यूज को एक पर्याप्त मौका मिलता है कि अगर हमें कहीं भी डाउट होता है तो उसे एक्यूटल मिलेगा। फिर नहीं, मैं ना एक वीडियो चलाना चाहूंगा आपका, वही वाला वीडियो जो, एक काम करना, डालो यूट्यूब पे, एडवोकेट प्रशांत चौधरी, उसमें एक रेप पे इन्होंने बनाया कि 55% रेप जो है वो होते हैं फेक होते हैं। तो मैं चाहता हूँ उसका 1 मिनट का चला दे, 2 मिनट का देखते हैं, उसकी प्रेमिसेस को समझते हैं, एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। कैसे एक फेक रेप केस की वजह से ये जेल गए, इस वीडियो के माध्यम से मैं यंगस्टर को ये बताना चाहता हूं, अ सेक्स विद अ कंसेंट कैन आल्सो बी अ रेप। इसके लिए हमें कंसेंट की डेफिनेशन समझनी होगी, जो सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी में बताया गया है। अगर कंसेंट फेक है या फोर्सफुली है तो रेप हो सकता है। अगर आप शादी का झूठा झांसा देकर फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं
तो वो रेप की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। आइए हम इनसे जानते हैं। तो ये क्या थी इन भाई साहब की कहानी शॉर्ट में? इन शॉर्ट लोगों को यही लगता है कि रेप है, इस फोर्सफुली है। द थिंग इज केस में क्या हुआ है, जो कंसेंट ली गई थी, जो लड़की का एलिगेशन है, मुझे ये बोला गया था कि मैं आपसे शादी करूंगा और इसने शादी नहीं की। अब इस केस में क्या हुआ था, एक रिलेशन में थे, म्यूचुअल एग्री एक रिलेशन था, इन्होंने दे वर सेक्सुअली एक्टिव एट दैट टाइम। उसके कुछ टाइम बाद लड़की मुंबई चली जाती है फॉर अनदर वर्क, और उसके वहाँ पे काफ़ी सारे रिलेशनशिप वगैरह रहते हैं। लड़का भी नोन था इसके लिए, क्योंकि बात होती रहती थी। इसके बाद इसकी कोई जॉब वगैरह लग जाती है लड़के की, वो लड़की फिर 2 साल बाद वापस आती है, ऐसे मिलते हैं दोनों, और उसमें लड़का बता देता है इनफैक्ट कि नाउ आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट माई लाइफ, और हम शादी वगैरह कुछ नहीं करेंगे। और वो लड़की यही कि देखो आप मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड थे और मुझे तो आपने बोला था कि शादी 2 साल बाद? 2 साल बाद, ओ भाई वो साहब। 2 साल पहले का रिलेशन था। इन अ गुड फेथ वो अब आई है, तो वो उससे बात करता है, 1-2 बार मिलता है, इट्स अ नॉर्मल टॉक। और एक रेस्टोरेंट ने बताया था उसमें ही मिला था वो। बट लड़की को ऐसा लगता था कि मैं ही से 2 साल पहले छोड़ के गई थी, क्योंकि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मुंबई में मिली थी, अब मैं वापस आई हूँ, तो ही विल बी ओपन फॉर मी, कि मतलब ये तो हमेशा ओपन रहेगा, मैं हाँ बोलूंगी, हाँ बोलेगा। तो लड़की उसे प्रपोज कर दिया, ही डिनाइड कंप्लीटली, कि अब फैमिली वाले हैं, वो शादी के लिए कोई देख रहे हैं, मुझे आई हैव टू मूव ऑन। तो शायद उसको वो बुरा लगा, कैसे कैसे, हाउ कैन ही डिनाई। तो वो फिर किसी से कंसल्ट करती है, कोई उसे बताता है कि अभी नौकरी लगी है इसकी, अभी 376 सरकारी डालो। नौकरी? हाँ सर, अच्छा, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी जो सरकारी नौकरी। तो अभी आप 376 लगाओ, ये क्या भक्कर आएगा शादी करने के लिए। हम्म। तो वो फाइल कर देती है फिर। तो वहाँ वही फाइल होता है, ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज इसने मेरे साथ रिलेशन बनाया, और इनफैक्ट लड़की ने ये बताया कि अब भी बनाया, मुंबई से जब मैं वापस आई उसके बाद भी बनाया। हालांकि तो इन किसने केसेस नहीं किया था कुछ भी? ऑन द सेकंड टाइम व्हाट ही सेड कि मैं एक बार ही मिला हूँ, और हमारे कोई देखो फॉर आपको कहीं मिलना है तो एक प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है आपको, तो वो कोई प्राइवेट स्पेस बता ही नहीं पाई वो कहाँ पर, कि मुझे लेकर चले गया। देखो एक ना कहानी बहुत इजी बनाई जाती है कि मैं बेहोश थी, मुझे लेकर चले गया। हाँ। अब ये सुनने में हो सकता है काफी आसान लगे, लेकिन इन रियलिटी आप किसी को बेहोश करके कहीं पर लेकर जाओगे, आप उसके साथ सेक्स कर रहे हो, फिर आप उसे छोड़ देते हो, लड़की आपसे फिर शादी थोड़ी ना करना चाहेगी, वो तो केस करेगी। अब आप कहते हो नहीं अब मुझे शादी करनी है, अगर कोई आपके साथ ऐसे करता है तो आपसे शादी थोड़ी ना करोगे। तो इस तरीके से बताना कि मुझे नहीं पता कहाँ लेकर गया था, इसने मुझे पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसमें कुछ था नशीला पदार्थ, मैं बेहोश हो गई, मुझे लेकर गया। अच्छा, ये मोडस ऑपरेंडी है अधिकतर। ये अब तो जजेस भी बोर हो गए होंगे कि यार बार बार यही बोलते हैं। जब हमने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो हमें ये नहीं पता था कि लोग इस तरीके से लिखते हैं। जी। और कोर्ट में जजेस को पता होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। सेम आपको मैं स्टोरी बताऊंगा कैसे स्टार्ट होती है, कि मैं इस लड़के से मिली, हमने एक मीटिंग रखी, इसने मुझसे बोला कि एक प्राइवेट स्पेस पे रखते हैं, ये मुझे किसी होटल में लेकर गया, वहाँ पे इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, कोल्ड ड्रिंक से मुझे नशा हुआ, नशे में बेहोश हो गई, इसने मेरे साथ सेक्स करा, सेक्स के बाद इसने मेरी इमेजेस ली, उन इमेजेस पर ये मुझे डराता रहा, धमकाता रहा, और 2 साल से मेरे साथ वही करता रहा। आज 2 साल बाद मैं जागी हूँ और मैं केस करने जा रही हूँ। दिस इज द। और आप लोगों के पास मतलब इतने आते होंगे कि आप लोग थक जाते हो कि यार सब्जेक्ट्स तो देखो बता भाई। सकते हैं, देखो कोई भी बता सकता है इसको, मतलब यही सेम स्टोरी आप कहाँ से लेकर आ रहे हो, और इसमें एक और डाल देते हैं। उस 2 साल के बीच में इसने मेरे से ये भी बोल दिया कि मैं शादी करेगा, तो वो फोर्सफुली वाला भी हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ। उसके बाद 69 वाला, 64 वाला, 64 वाला जो जिसमें कंसेंट था ही नहीं, हाँ। तो वो भी हो गया। शादी का बोल के 69 भी हो गया, क्योंकि जी। आपको ये भी बताना है ना कि आप 2 साल क्यों रुके। हम्म। तो आप किस बेसिस पे बताओगे कि तो शादी के लिए बोल दिया, एक इसके पास मेरी इमेजेस थी, तो मुझे ये डराता था कि अगर मेरे साथ नहीं करा तो मैं ये वायरल कर दूंगा। तो पूरे एक पैकेज बना के, ये एक स्टोरी होती है। तो ये इस पैकेज में आप लोग भी तो बहुत साथ देते हैं, उनका वकील भी काफी कम एडवोकेट्स इसमें साथ देते हैं। अच्छा। ये आपकी खुद की इमेज हैम्पर करती है। मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एज अ काउंसिल मैं किसी को ये स्टोरी देता हूँ, देखो ये आम इंसान नहीं सोच पाता, दिस इज द रियलिटी। आम इंसान नहीं सोच पाएगा कि कौन कौन से मुझे ये इंसिडेंट्स बताने हैं जो एक स्पेसिफिक पूरा प्रॉपर रेप बन पाए, कि वो कहीं से ना बच पाए, 64, 69 IT एक्ट किसी में ना बच पाए। तो हमें पता होता है, जब आप कोर्ट में जाते हो पता लगता है काउंसिल ने लिखा है, अपोजिट काउंसिल ने, तो एक आपकी पर्सनल इमेज हैम्पर होती है। तो इससे काफी कम एडवोकेट है जो इस प्रैक्टिस को करते हैं। तो 55 से 60% जो आपने नंबर दिए, वो कहाँ से आया नंबर? वो अगर वकील भी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो नहीं करते हैं। अच्छा। मैं कुछ है, देखो सोसाइटी में हर तरह का इंसान मिलता है, वो अगर 5% है वो कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को, तो दिस द रियलिटी। तो ये होता है, मैं कभी डिनाई नहीं करता इसके लिए। मैं एक और जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद एक वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें ये कहा गया है कि मैरिटल रेप की बात हो रही है। ओके, है ऐसा कोई? स्टिल पेंडिंग है। क्या संभावना है उसके पास होने की? काफी कम चांसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये पास होना है। मुझे एक बात बताइए कि शादी मैंने करी पंडित जी के सामने, मेरे घर के अंदर मैं सेक्स कर रहा हूँ, उसमें कोर्ट कैसे घुस सकता है? कोर्ट का ये कहना है कि जो लड़की ने आपको परमिशन, वो जब भी आप उसके पास जाओगे यू हैव टू टेक द परमिशन।
ये कोर्ट का रिटर्न तो में मेल डालनी है, अभी तो what कोर्ट should का I इसमें do? कुछ कहना नहीं है। जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका ये कहना हो सकता है कि आपकी वाइफ आज तैयार है, कल नहीं है, आप फोर्सफुली उसके साथ करते हो तो रेप। लाइक व्हाट परमिशन, मेल डाल दूं पहले 2 दिन पहले पत्नी को कि दिस इज व्हाट let's plan it out. मतलब ये एक और आप एक सपोर्ट दे रहे हो कि जब भी कभी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होगा तो आदमी पे 376 भी लगेगा। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो मैरिटल रेप भी उसके साथ लगेगा। यही हो सकता है। समथिंग इज वेरी प्राइवेट इन दिस थिंग। मतलब यहाँ ये मतलब शादी मैं कर रहा हूँ पंडित के साथ में 500 लोगों के सामने, लेकिन मेरे बेडरूम में जज साहब घुसना चाहते हैं कि तुम बताओ क्या हुआ उस दिन क्या हुआ। जज साहब को हर चीज बतानी पड़ेगी। बिल्कुल, दिस इज व्हाट दे वांट। बट हालांकि अभी तक फॉर्चुनेटली ये भी नहीं हुआ इम्प्लीमेंट, बट काफी कंट्रीज में हो चुका है। तो इसलिए एक मेरी थियरी है इस मुद्दे पे, ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, मैं अचानक से मुझे याद आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो एलीट है, जो अमीर एलीट पावरफुल लोग हैं, वो नहीं चाहते कि पीपल लाइक यू एंड आई, द पीपल हु आर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये उनको क्रॉस कर जाएं या उनके बराबरी पे पहुंच जाएं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जितने भी लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं वो कहां पकड़े जाते हैं, इन्हीं केसेस में। अच्छा, एक मोडस ऑपरेंडी है, आप अगर अमीर होते जा रहे हैं और पावरफुल होते जा रहे हैं, और जो सरकार तो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि गवर्नमेंट नहीं, एलीट और पावरफुल की बात करते हैं, खाली सरकार उसमें शामिल है नहीं है, वो हो भी सकती है। एलीट और पावरफुल क्या करेगा, पहले आपका वीडियो रिलीज करेगा, चाहे वो बाबा हो कोई भी। पास्ट में अगर आपको याद हो, बाबा के कोर्ट में फैसले से पहले बाबा के वीडियो रिलीज होते हैं, हमेशा होता है। पहले बाबा का वीडियो रिलीज होगा कि बाबा ये कर रहा है। अच्छा, जैसे ही बाबा का वीडियो रिलीज होता है, मुझे पता चल जाता है बाबा भी जेल जाएगा, क्योंकि गेम बन चुकी है, पूरी पूरी सेट है। बाबा ने कोई बात है जो नहीं मानी इनकी। छोटा से बड़ा एग्जांपल, प्रॉफिट बजिंदर जो है, वो आई हेट दैट मैन, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक द वे ही लाइज एंड फूल्स पीपल, वो भी नहीं पसंद। परंतु जिस प्रकार से जिस उसका ये वीडियो रिलीज हुआ, इसमें वो एक महिला पे कुछ मारता है जोर से, जब उसका वीडियो रिलीज हुआ, मैंने बोल दिया किसी को, मैंने कहा इसके अंदर जाने वाला है। तो लोगों ने बोला तुम्हें कैसे पता, मैंने कहा इसके ऊपर एक केस पेंडिंग है 2018 का। अब ये पहले ये वीडियो इसको नेगेटिव इमेज बनाई जा रही ताकि इससे सिंपैथी खत्म हो लोगों की, और अब ये जेल जाएगा क्योंकि अब ये खत्म है, इसका हो गया कांड। तो ये किया जाता है एलीट और पावरफुल के द्वारा कि बस एक लेवल था तुम्हारे, यहाँ तुम पहुंच गया, अब इसके ऊपर नहीं जा सकते तुम, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जो हो, चाहे वो हीरो हो। अगर उन एलीट और पावरफुल से आप हल्का सा भी भिड़े तो ये जरूर होगा आपके साथ। इट्स लाइक विमेन एम्पावरमेंट इज अ टूल फॉर मी। जैसे एक बार रॉकफेलर ने कहा था किसी हॉलीवुड प्रोड्यूसर को इंटरव्यू में कि मैंने महिलाओं को इतने अधिकार सिर्फ इसलिए दिए कि तुम लोग ज्यादा औकात में उड़ोगे तो, और एक महिला को बोलूंगा बता क्या किया इसने, और महिलाएं इतनी इजीली ससेप्टेबल होती हैं, वो पहुंच जाएंगी, हाँ जी मेरे साथ ये हुआ, बस ठीक है रगड़ दूंगा मैं तुम्हें उठा के। डू यू अग्री विद सच थॉट प्रोसेस? जो इसमें थोड़ा सा जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि क्यों उनको टारगेट किया जाता है जो ऊपर चढ़ते हैं। जैसे कि हमने काफी सारे केसेस हनी ट्रैप के देखे हैं जी। आप एक्स्ट्रा किससे कर सकते हो पैसा, जिसके पास पैसा हो। तो एक ऐसे काफी सारे केसेस हमने, मतलब ये बाहर आई थी, अब तो क्योंकि लोग काफी जान चुके हैं तो थोड़ा कॉशियस रहते हैं। अदरवाइज कोविड से पहले हम कोर्ट में काफी सारे हनी ट्रैप के केसेस देखते थे। जिसमें क्या होता था, 6 से 7 लोगों का ग्रुप होता था। आप उनका काम करने का तरीका देखिए वो कितना, उनकी इनकम कितनी थी, जिसमें 3-4 लड़कियां। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा केस आया था जिन्होंने मंत्रियों तक से पैसे निकलवाए थे, गुड़गांव दिल्ली भर चुका था, मतलब आप देख सकते हैं। तो आप उनकी इनकम देखिए कितनी होती थी, क्योंकि कोर्ट में सेटलमेंट हो रहे हैं, कोर्ट के बाहर निकलते कि 50 लाख रुपए तो अभी केस विड्रॉ करेंगे, ये हमने देखा है। और वो किसको टारगेट करते थे, वो पहले स्क्रूटनी करते थे कि इंसान के पास इसकी औकात है कि कल इसके करियर पे बात आई, फैमिली पे बात आई, ये 50 लाख रुपए दे पाए, तो उसको देखते थे वो, फिर उसको इन्फ्लुएंस करते थे, प्यार दिखाते थे। अब इंसान बहक गया, उसको देखिए इतना सेंस होना चाहिए कि आपको क्यों अप्रोच कर रहा है कोई, क्या इसके पीछे रीजन है, लेकिन वो बहका उसके पास गया, और सब कुछ कंसेंट के साथ हुआ। बट केस हुआ कि ये कंसेंट के साथ नहीं था, फोर्सफुली था। इट विल टेक सो मच टाइम टू डिसाइड कि वेदर इट वाज अ फॉल्स केस और अ ट्रू केस। बट कोई भी इंसान ट्रायल भी फेस नहीं करना चाहता। इट्स अ वेरी बैड थिंग कि फैमिली को क्या होगा, आप अपनी फैमिली भी खो रहे हो, आप अपना करियर भी खो रहे हो, आप जेल भी जा रहे हो, क्योंकि इतनी आसानी से इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलनी है। उससे पहले फिर सेटलमेंट होता था, और एक इंसान ने 10-10 केस किए हुए हैं। अरे बाप रे। लेकिन क्या है इसमें, एक इनको जज साहब पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें क्यों रेप कर रहे हैं इतना लोग? नहीं, क्योंकि डिस्क्लोज नहीं कर सकते, यू कैन डिस्क्लोज देयर नेम। अच्छा, ये भी आपने आपके नाम, आपका नाम है फॉर एग्जांपल माया, इट वुड बी सेड एम ओनली। अच्छा, वो पूरे केस में एम से चलेगा, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। मोस्टली सिमरन नाम होते हैं, सिमरन का ऐसे ही होगा। तो आप कैसे निकालोगे कि इनके पास कितने केसेस हैं, और ऐसे केसेस को किसी को ये भी नहीं है कि उन्हें डिस्क्लोज करने होंगे, बताने होंगे। फिर वो कहते हैं कि आप औरतों के साथ ये अत्याचार कर रहे हो भाई साहब। तो अब बैकडोर से आपको पता लगता है जैसे फॉर एग्जांपल इसी कोर्ट में 3 जगह केस चल रहे हैं इनके, एक ही महिला के, तीनों ने रेप कर रहा है इसको, और जजेस बचते हैं उनसे कि कोर्ट में आके ड्रामे करेगी। वो इतने एक्सपर्ट हो चुकी हैं कि वो वकील जजेस को कुछ नहीं समझती हैं,
कोई इंसान पर्सनली क्यों ले, क्योंकि ऐसा केस देखा है मैंने भरी सभा में, मतलब पूरी कोर्ट बिल्कुल खचाखच भरी हुई है, उसका केस हुआ, जज साहब ने बोला नहीं हटो अभी नहीं करूंगा मैं, आपका तो यही है। पिछले साल भी आया था, इस साल भी ये केस, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वो लगा, सही बात है। वो उन्हें बहुत भारी पड़ा बोलना। अच्छा, उसने उसकी कंप्लेंट डीजी से कर दी आगे फर्दर, और बहुत मतलब बहुत दिक्कतें उन्हें पैदा हुई कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि आप पे काम यही है आपका। उनका बोलना ये था कि कोर्ट में आके ये तमाशे करना, उल्टा बोलना, ये करना, तो कोई भी पर्सन बेचारा जज भी डरता है, पर वो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के भी जज डरते हैं। देखो ट्रायल कोर्ट जो होता है वो हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो पूरा ट्रायल चलता है कोई भी केस का वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है। हाई कोर्ट में अपील जाएंगी, जब केस डिसाइड हो जाएगा वो हाई कोर्ट में जाएगा। अच्छा, बेल जाएंगी, तो वो तो एक दे आर वर्किंग फॉर द 10% ओनली। मेन ट्रायल तो यहाँ पर होना है, जो आपको पेमेंट करनी है, जो लड़की के बयान होने हैं इसमें, जो रेप विक्टिम है, वो सब ट्रायल कोर्ट में होने होते हैं। अच्छा, तो वहीं पे वो अच्छा, हाई कोर्ट वगैरह जो डिसीजन होता है वो सही है गलत है उसकी जांच करते हैं, उसके बस। करता है ट्रायल, पूरा जो ट्रायल होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, ट्रायल कोर्ट जो होगा। मुझे एक बात बताइए, कई बार इस तरह की जो लड़कियां होती हैं नीच टाइप की, उनके चक्कर में आपको याद होगा एक केस था अनामिका गुप्ता नाम की, ऑब्वियसली ये नाम सुन के ही लग रहा है कि अजीब है, ये नाम सही नहीं है। अनामिका गुप्ता नाम की एक लड़की थी जिसका हरियाणा ले जाके रेप हुआ था, उसके प्राइवेट पार्ट्स में बियर की बोतलें डाल दी गई थी, याद होगा आपको ये वाला केस। और हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबूतों के अभाव में उनको छोड़, लिटरली आजाद, एक होता है कि भैया अगले ट्रायल में डिसाइड करेंगे, जो कि हर बार होता है, उनको लिटरली आजाद कर दिया कि आप लोग जाएं आराम से अपने घर रहें, जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बोला था, इन लोगों ने उठाया था, बड़े सारी चीजें थी। ये क्या वो किस वजह में कार का यूज हुआ था? जी जी बिल्कुल, ओके, उसको उठा के ले गए थे, लेकर गए थे, उसको उठाया था लिटरली, उसकी फ्रेंड के सामने से उसको सामने उठा से के ले उठाया गए थे था। वो लोग। ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया, ये कह के कि सबूत नहीं है हमारे पास। और बाबा रामदेव टाइप के लोग कहा जाता है, या उनके प्रशासन को कहा जाता है जो उत्तराखंड का है, कि आई विल रिप यू अपार्ट, चीर के रख दूंगा मैं तुझे। ये कहाँ से आता है? जैसे अगर आप किसी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आपके मन में ये विचार तभी आएगा कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। देखो इस केस के लिए मैं आपको बताना चाहता जी, हूँ कि दोनों पे बताइए। हाँ, मैं जो ये रेप वाला केस है, जितना मैं इसको याद कर पा रहा हूँ, जिसमें कार में उसे लड़की को लेके जाते हैं, उसके फ्रेंड्स वापस आ रहे होते हैं, शाम जी, का जी, जी, समय जी, होता है, उसे लेके चले जाते हैं, फिर उसको ढूंढा जाता है, वो कई कार दिनों तक इंडिका, था, हाँ हाँ। मैं जितना रिमेंबर कर पा रहा हूँ, ये इंडिका या ये जी, टाटा जी, कोई कार जी, थी। जी, जी। तो इसमें क्या होता है, लासीन थ्योरी होती तो है, सर्च भी कर लेगा, अनामिका गुप्ता रेप केस हरियाणा, ऐसे लिख दे। हाँ, अब बोलते हैं, सॉरी। लासीन थ्योरी होती है इसमें, जो काफी इंपैक्टफुल होती है कि लासीन किसके साथ देखा गया था, बट जो इसमें फॉरेंसिक सैंपल है, वो किस तरीके से कलेक्शन हुआ था उनका सैंपल्स का, वो किस तरीके से लेबोरेटरी पहुंचे, वो उसमें कोर्ट को कंफ्यूजन था। उसमें कंफ्यूजन क्या है कि डाउट था कि ये म्यूटिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर गलती किसी और की, कि फोरेंसिक वालों ने, पुलिस वालों ने कैसा सैंपल कलेक्ट करे, लेकिन भुगतना किसको पड़ा, विक्टिम को, उसकी फैमिली को, कि वो उसको कन्विक्ट नहीं कर पाए। तो देयर इज अ चेन ऑफ एविडेंस, सभी को अच्छे तरीके से आपको कोर्ट के सामने पेश करना है। अगर उस चेन के दौरान कोई भी एविडेंस अगर रह जाता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिलता है। इसलिए हम देखते हैं ज्यादातर केसेस में, हालांकि अब देखिए, अब देखो क्या चेंजेस आ गया, नाउ देयर इज अ सीसीटीवी कैमरास, आपने कोई ऑफेंस करा तो आपका कैमरे में आ जाएगा। पहले क्या होता था कि जो विटनेस जिन्होंने देखा उनको खरीदना, उनको इन्फ्लुएंस करना काफी आसान होता था। अब तो कैमरे झूठ नहीं बोल सकते, उसमें सच्चाई काफी पता लग जाती है। प्लस फोरेंसिक स्टडी काफी इंप्रूव हो गई है, काफी ज्यादा इम्प्रोवाइज कर लिया है, जिसकी वजह से इस पे ज्यादा गौर दिया जाता है कि आप फोरेंसिक सैंपल्स जो होते हैं, जो भी सैंपल्स आप उनको कलेक्ट करके उस बेसिस पे जजमेंट करें। इसलिए अब आप देख रहे हैं कि काफी केसेस में कन्विक्शन आ रहा है, धीरे धीरे कन्विक्शन रेट बढ़ चुका है। पहले काफी कम होता था, क्योंकि पहले विटनेस ही मेन रोल प्ले करते थे। आपने मूवीज में भी देखा कि इसने देखा है और इसको ही अब या तो मार दो या इसको खरीद लो। तो ये चेंज अब देखते हैं कि इसलिए कहा जाता है कि विटनेस पे ना जाते। एविडेंस हाँ, नीचे ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट मंडे एक्विटेड 3 men sentenced to death in charges of abduction, यही है, गैंग रेप ऑफ 19-year-old woman in Delhi 2012 की कहानी है। Saying lack of clinching evidence and glaring lapse in the trial leaves this it may be true, ठीक है, ये भी है। और एक कहानी और उसकी भी थी, एक और गूगल करना, 4-year-old girl from मध्य प्रदेश, 4-year-old, there was this girl who was raped and murdered, and the judge, including a female judge, said that Oscar Wilde said some time ago that every criminal has a future. Remember that case? ये है, Supreme Court commits death penalty, 20-year jail in a minor rape and murder case. ठीक है, a tiny bud like girl, सुनिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ठीक है, like girl was smothered by the appellant before she could blossom in this world. Any sympathy shown, इसीलिए इनके न्यूज चैनल नहीं पढ़ता कोई, sympathy shown to the appellant would be lead to miscarriage. This court has not treated such cases with rarest of the rare. The only difference, ये सुनिए, हाँ, citing the Irish poet and playwright Oscar Wilde's famous lines, the only difference between the saint and sinner is that every saint has a past and every sinner has a future.
अच्छा एक बात बताइए, अगर इन जजेस के परिवार के साथ ऐसा कुछ हो जाए, भगवान करे ना हो, पर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इन्होंने लगता है ऐसी फिलोसफिकल बातें करते हैं ये लोग, आपका तो है, आपके तो एक्सपीरियंस में है, जब इनका अपना परिवार हो तब कैसे बिहेव करते हैं ये? देखो इसमें जो बताया नहीं गया था वो हम्म, ये था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, जी। दैट्स वाई इसमें कैपिटल पनिशमेंट जो फांसी की सजा है वो नहीं दी गई थी। 20 ईयर्स का मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट वो दिया गया था। अब अगर पर्सनली लेवल पे हम इसे देखें कि अगर उनकी फैमिली के साथ होता है तो क्या उनका रिएक्शन होगा, जी जी बिल्कुल। तो वो तो आप हम सब जानते ही हैं कि क्या होगा। जी, बट मोहनदास गांधी को मारने वाला व्यक्ति रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, भले उसने सामने 3 गोली मारी, पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रेस्ट ऑफ केस द था। रेयर केस था। ठीक है ना? जैसे इंदिरा गांधी जी को मारने वाले लोग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस थे। या तो जो बॉटम अभी लाइन ये है कि अगर रिच और एलीट को मारा जाएगा तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। गरीब की बेटी है तो हम ऑस्कर वाइल्ड को ले आएंगे, जब भी मौका मिलेगा हम और किसी और को जैसे ले कि आएंगे। कोलकाता वाला जो आजकल कॉलेज जी केस हुआ था जी। उसमें भी अच्छा, उसको भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट रेयर ऑफ द नहीं रेयर है, नहीं था। कमर तोड़ दी गई भाई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इसको भी पढ़ेंगे डीपली, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ये क्लियर है ही नहीं काफी मेरी मर्जी है। क्योंकि कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि हमने भी काफी कोशिश की है कि इसको क्लियर करा जाए कि कौन से केसेस होंगे। हम देखेंगे किसी केसेस में जो नहीं बनता उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बोल दिया, कहीं हम देखेंगे काफी कुछ हो गया है कि ऐसा लगता है कि ये इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता। मतलब जिस तरीके से ना, देखिए आप समझिए रेप करना दैट्स द फर्स्ट थिंग, आप उसे मार रहे हैं दैट्स द सेकंड थिंग। कैसे मार रहे हैं, जैसे आपने बताया ना बियर की बोतल प्राइवेट पार्ट्स में मिली है और मतलब तड़पा तड़पा के मारा है, तो दैट्स अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। साइकोपैथ्स। आप उनको कैसे, आपको क्या लगता जी। है ये सोसाइटी में आके इंप्रूव कर पाएंगे? दैट्स अ रियल थ्रेट फॉर द सोसाइटी। स्टिल ऐसे केसेस में आप उन्हें बोलते हैं कि नहीं ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है नहीं। तो हमने भी इसमें काफी कोशिश की जानने की कि ऐसे केसेस होते क्या हैं या जिनमें बोला गया है, तो इट्स नॉट वेरी क्लियर द बुक्स। एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आए थे इसी शो पे, तो बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कहते 34 जज हैं, 17 अलग अलग कोर्ट हैं, बहुत अपफ्रंट बोल रहे थे। ये 17 अलग अलग कोर्ट है, उसी कोर्ट में आप ऐसे मत सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट एक है जी 17 कोर्ट है वहां पे। दो लोगों का मन कुछ और है, दो लोगों का मन कुछ और है, और इतने विरोधाभासी फैसले आते हैं बिल्कुल आते हैं। कि मतलब इन्होंने बोला वो पाप है, इन्होंने बोला नहीं वो ठीक था, कोई इशू नहीं है। तो 5 जैसे फॉर एग्जांपल 5 जजेस बेंच है, तो हो हम्म, सकता है उनका जो जजमेंट होगा 3:2 में हो, क्योंकि इंडिविजुअल जजमेंट होता है कि 3 उसे कन्विक्ट बोलेंगे और 2 एक्यूटल बोलेंगे, तो उसे फिर कन्विक्ट माना जाएगा कि हाँ 3 उन्होंने बोला। मतलब इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबका एक पर्सनल ओपिनियन होता है। और यही अगर 11 जज बेंच हो जाए, 11 जजेस बेंच हो जाए, हो सकता है इसके अलग आ जाए डिसीजन। फिर उसकी जरूरत क्या है, इतना टाइम थोड़े जजेस के पास। लेकिन होते हैं कुछ जो अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको जो ड्यूटी करनी होती है, वो स्कूल के जो बच्चे हैं, जो केजी में बच्चे जितने दिन जाते हैं स्कूल, उससे भी कम दिन क्यों जाते हैं वो लोग? मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप उस पर कमेंट कर, मैं जानना बिल्कुल। चाहता हूँ कि क्या होगा, क्या कारण होगा उसका। समर वैकेशन है, विंटर वैकेशन है, सैटरडेज संडेज ऑफ हैं। अब बताया जाता है कि अब जो आम तौर पे है जी जी, कि वही मेंटली, बताइए जो पब्लिक लाइफ में हाँ भी, आप भी पब्लिक लाइफ में वकील ये हैं। है हाँ कि मेंटली हाँ, इंसान इतना इसमें थकता है, इस वजह से वैकेशन दी जाती है। क्या बात है। और वो जो एक और चीज समझना चाहता हूँ कि कोर्ट में केसेस पहले पहले कैसे लग जाते हैं, जैसे रणवीर अलाहाबादिया केस इतने जल्दी कैसे लग गए, जबकि 70,000 केसेस और पेंडिंग है हाइपोथेटिकली। वो जो केस था वो बेल के लिए था और फॉर द क्रैशिंग था। जी। बेल आपका जल्दी ही लगते हैं, मतलब अच्छा। है कि इसमें हाईलाइटेड केस था हम्म, इसलिए न्यूज़ में आ रहा था। अगर कोई आप बेल फाइल करते हैं तो आज आप फाइल करें, वो नेक्स्ट डे पुट होती है। अच्छा, हाँ तो तो बेल, मतलब मैं ये गलत था इस मामले में कि वो ये रूल ही ये वाला हाँ अलग है। लेकिन आपका कहना सही है हम्म, जो आरकेजी कर कॉलेज में हुआ कि हम्म। 1 साल के अंदर उसमें रिजल्ट आ गया वेदर ही इज अ कन्विक्टेड और नॉट। तो क्योंकि ये एक मीडिया ट्रायल हुआ था, व्हाट इज द रिजल्ट, क्या आया इसमें रिजल्ट, मैंने फॉलो नहीं करा। कन्विक्टेड, अच्छा, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को नहीं दिया है इज उसको। ही इन जेल? ही इज इन जेल अच्छा, फॉर द लाइफ इम्प्रिजमेंट, की जिंदगी भर उसे जेल में रहना है। पैरोल भी नहीं मिलेगा? नहीं पैरोल मतलब वो लीगली अगर होंगे तो वो मिलेंगे, काफ़ी मिलेंगे उसे, पैरोल भी मिलेगा अगर उसे फर्दर कहीं जो भी रिलीफ अवेलेबल है वो उसे मिलेंगे, बट उसे अपनी ज़िंदगी भर उसे जेल में रहना है। द थिंग इज 1 साल में वो डिसाइड हुआ केस, जी। और अगर नॉर्मल केसेस देखें तो 6 साल 5 साल ये लग जाते हैं। तो वो डिसाइड इसलिए हुआ क्योंकि हाईलाइटेड केस था, वो मीडिया के बीच में था, इसलिए जल्दी डिसाइड हो गया। पर कोर्ट सरकार पे ब्लेम डालता है कि फंड नहीं कर रहे हैं ये लोग, इसलिए पोजीशंस खाली हैं, और सरकार बोलती है हमारी बात नहीं सुन रहे इसलिए पोजीशंस खाली हैं। नहीं तो है, ये तो सच्चाई है कि कोर्ट्स इतने है ही नहीं। जो जजेस हैं, हम्म, मैं ये कहूँगा दिल्ली, हम बहुत अच्छे से दिल्ली को देखते हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द जस्टिस। मतलब वो सुबह 10 बजे से लेके जजेस दिल्ली में है। जजेस जी। दे आर वर्किंग 90% ऑफ द जजेस आई हम्म, वुड से। हम्म, ज़्यादातर आप देखेंगे कि 4-4 बजे तक 5-5 बजे तक वो अपनी कोर्ट्स में हैं, बैक एंड पे काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स करा रहे हैं, और काफ़ी अच्छी खासी उनकी स्क्रूटनी हो रही है कि कैसा काम कर रहे हैं। वी नीड मोर कोर्ट्स एंड जजेस, हमें एक नए चाहिए, जितने हैं उसके डबल चाहिए। अब जब ये सरकारी से फंड देगी तब ये पॉसिबल है। और सरकार फंडिंग कर नहीं रही है। करती है लेकिन उस लेवल की नहीं। हम्म। एक अगर एक बंदा है जो जिसने इसके ऊपर कोई भी आरोप लगा, मैंने तो रेप के ही आंकड़े बहुत खतरनाक हैं, रेप का आरोप लगा, उसने 10 साल जेल में बिता लिए। ओके, ठीक है। अब 10 साल पता चला कि सब झूठ था,
ठीक है, तो इसमें 2 सवाल है मेरे। पहला, विल ही गेट पेड फॉर दोज़ 10 ईयर, क्योंकि अपने यंग एज में जाएगा वो जेल रेप के केस में। तो 10 साल क्या उसको वो मिनिमम वेज के हिसाब से जो 12,500 रुपए हैं, क्या उसको सरकार पे करेगी? क्योंकि इट डिड नॉट, द सिस्टम आल्सो फेल्ड हिम ना, इट्स नॉट द वुमेन, डेफिनेटली। इट्स अ सिस्टम व्हिच आल्सो फेल्ड हिम, पहला सवाल। दूसरा, महिला के ऊपर क्या केस होगा? देखिए पहले तो कंपनसेशन का ऐसे स्पेसिफिक कोई भी लॉ में मेंशन नहीं है। जहाँ पे केस हाईलाइटेड होते हैं तो स्टेट अपनी तरफ से कंपनसेट कर देती है, वरना आप जेल में भी रहते हैं तो एक मिनिमम जो आप अर्निंग कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल अर्निंग है जो काफ़ी कम होती है। 3,000 करना भी काफ़ी मुश्किल होता है जेल के अंदर, आप काम करके कमाना चाहते हैं तो एक वार्निंग आपकी होती है। इसके अलावा काफ़ी केसेस में हमने देखा जो इंसान 20 साल जेल में रहकर आया, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनसेट कर दिया कि 10 लाख 20 लाख दे के, बट दैट नोट अ स्टैट्यूट कि ये कंपलसरी है, सभी केसेस में होना है। द सेकंड थिंग इज, जैसा हम बताते हैं कि एक्विटल मिला, उसका ग्राउंड क्या था, वेदर कि जो एविडेंसेस थे वो फैब्रिकेटेड थे, लड़की ने झूठ बोला, ये डिसाइड कोर्ट कर ही नहीं पाता। कोर्ट तो ये कहता है जो एविडेंसेस दिए हैं दीज एविडेंसेस आर नॉट सफिशिएंट टू प्रूव दैट ही हैज डन दिस। तो अभाव में, सबूतों के अभाव में हम इसको बरी कर रहे हैं, तो ये ग्राउंड नहीं बनता कि उसने झूठ बोला है। जहां हम पकड़ लेते हैं कि ये फैब्रिकेटेड म्यूटिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, वहां आप केस कर सकते हो। एक अभी रिसेंट एक केस आया था, मैं गूगल कर लूँ क्योंकि मुझे Okay. नाम नहीं याद है। वो जो अजीब सी आंखों वाली लड़की जो प्रयाग के मेले में मिली थी सबको, जी। उसका कोई क्या नाम था? मोनिका। उसको एक बंदा हीरोइन बनाने ले गया था, डायरेक्टर था उसका। वे केस में फिर हाँ, जो उसकी एक्स बंदी को बहुत बुरा लग गया कि इसको लेके घूम रहा है, तो उसने उसे फर्जी केस डाल दिया। जब वो जेल चला गया 4 दिन बाद, सॉरी मैंने फर्जी केस डाला है। ऐसे लोग क्या करेंगे आप? आप कर सकते हैं। देयर इज अ केस ऑफ डेफेमेशन, आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल। हुँ, हुँ। अब आप डेफेमेशन का भी डालिए, आप एक पब्लिक इमेज तो हैम्पर होती है, हुँ, हुँ। तो डेफेमेशन का भी है, फॉल्स केस का भी है, ही कैन हुँ। फाइल। अच्छा। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द लॉ, बट द थिंग इज कोई इंसान करना नहीं चाहता, हुँ, हुँ। आग से खेलना नहीं चाहता। जल जाओगे। उन्हें ये लगता है जल जाएंगे, हुँ। हालांकि इसके लिए देखो, अब वेदर यू आर अ विक्टिम और एक्यूज्ड, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको एडवोकेट हायर करने पड़ेंगे, उनके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा, अपनी गवाही देनी होगी एज अ कंप्लेनेंट ऑल्सो। अगर आप ये कहना चाहते हो कि उसने मेरे साथ गलत किया, झूठा केस लगाया, अब आप उसके खिलाफ केस करोगे तो कोर्ट तो आपको जाना ही पड़ेगा, अपने केस के लिए भी जाना पड़ेगा। ये मैं एक आम इंसान जो सोचता है, जब उनसे बोलते हैं कि देखो ये भी प्रूव हो गया है कि इसने एक झूठा केस आपके खिलाफ करा है, अब आप क्या करेंगे, तो कहता है सर मैंने 5 साल है ना बहुत चक्कर काटे हैं कोर्ट के, अब मैं इसे देखना ही नहीं चाहता, अब मुझे नहीं, अब एक और केस मैं इस पर करूँ और मैं फिर 3 साल हो रहा हूँ, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस मैं फ्री होना चाहता हूँ, मैं इसकी तरफ दोबारा देखना नहीं चाहता। और वकीलों पे आरोप लगते हैं कि वो फर्जी गवाह पेश करते हैं, जैसे कि किसी कोर्ट का कोई जज का ड्राइवर था, वो ड्राइवर शायद 9 अलग-अलग केसेस में गवाह था। हाँ, ये चक्कर क्या है? क्या क्या होता है ये? कहाँ से गवाह जुगाड़े जाते हैं इतने ज़्यादा? 1 मिनट रुक, क्या नाम था? मोनालिसा भोसले, उस बंदे का नाम क्या था? हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो जो ये है, क्या कहते हैं उसे? क्या चक्कर क्या है ये? कहाँ से पैदा किए जाते हैं इस तरह के गवाह? ये बोलते हैं प्लांटेड विटनेस, हुँ। इनको प्लांट किया जाता है कि तो वो जैसे ड्राइवर आके जज साहब को छोड़ता था? उसने बोला वकील बताना कुछ काम हो तो अच्छा गवाही दे दे इसमें गवाही इसमें। इसमें प्लांटेड विटनेस देते हाँ, हैं। हाँ। क्या नाम था उसका? सनोज मिश्रा। सनोज मिश्रा बेचारा अरेस्ट भी हो गया। अब उसने आके मना किया पर ये जल्दी थोड़ी छूटेगा, उसमें तो प्रोसेस है पूरा छूटने का उसका। नहीं, इसमें क्या था, मतलब रेप का था, इसकी गर्लफ्रेंड ने रेप फाइल रेप किया। का, हाँ, कि ये ओके, मुझे वही सेम जो आप बोलते हैं जो 69 है जो आपका अभी नए ओके, वाले ओके। में, कि मेरा बेवकूफ बना के मैं रेप करता रहा, और तो वो शादी डाल में दिया था। इसके ऊपर। हाँ, हाँ, इस 69 में हाँ, मतलब इट्स नॉट अ कंपाउंडेबल ऑफेंस कि दोनों पार्टीज हो जाएं, हुँ, लेकिन कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे ये केस विड्रॉ हो सकता है अच्छा। कि अब वो तैयार हो गए शादी करने के लिए, इससे मुझे केस नहीं करना, हुँ। इस ग्राउंड पे हो जाता है। तो और हालांकि बंदी ने बिल्कुल तो आके साफ-साफ बोला कि मैंने गुस्से में आरोप लगाए थे। ओके, ये मीडिया में बोल दिया लिटरली होगा, बोला उसने, लेकिन मैंने वो गुस्से कोर्ट में की आरोप गवाही लगाए। में नहीं बोलेगी। अच्छा, नहीं हो बोलेगी नहीं, वो? बिल्कुल नहीं बोल सकती। अच्छा। वो ये बोल देगी हमारा समझौता हो गया हाँ, इसलिए मैं केस विड्रॉ करना हाँ, चाहती हाँ, हूँ। हाँ। मीडिया में आके वो बोल रही है कि गुस्से में कर दिया मैंने, क्योंकि फिर तो उसे भी पता है इम्प्लीकेशन है, हुँ। उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। ठीक है, वो बताइए, गवाहों जैसा वाला आपने बताइए। बताया प्लांटेड विटनेस, हुँ। ऐसे सारे काफ़ी केसेस में होता है। इसमें मैं आपको थोड़ा-सा सही करना चाहूँगा, इसमें वकील का रोल कम होता है, पुलिस का ज़्यादा होता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जो करती है पुलिस, अच्छा। और पुलिस को पता चलता है कि ये जो क्राइम सीन है, इसका कोई भी आई विटनेस नहीं है। और जब तक कोई आई विटनेस नहीं होगा, किसी हुँ। ने देखा नहीं, या कोई आई विटनेस बनना नहीं चाहता, हुँ। आमतौर पे इंसान नहीं बनते हैं, तो ये केस आगे प्रोसीड होगा नहीं। अब इसमें हमें एक प्लांटेड विटनेस लाना पड़ेगा, जो ये बताएगा कि ये केस मैंने देखा था, मेरे सामने ये इंसिडेंट हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्लांटेड विटनेस। तो इस तरीके से काफ़ी सारे प्लांटेड विटनेस कोर्ट का हिस्सा बनते हैं, तो उनको भी आप क्रॉस में पूछ सकते हैं कि आज से पहले देखिए जो भी आप बताते हो कोर्ट में, ऑन एफिडेविट और धर्म के हिसाब से सच बताना होता है। अगर वो बाद में झूठ निकलता है तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। तो पहला सवाल आपका विटनेस है यही होता है कि इससे पहले आपने कितने केसेस में गवाही दी है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि ये पहले भी आ चुका वो है, तो आप लोग आपस में तो बहुत सही बातचीत होती है। हाँ, तो वकील और आपस में बहुत से फ्रेंड्स हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, व्हिच इज ट्रू, राइट? Yes. दे टेक ईच अदर्स साइड।
एक बार मैंने सुना था वो है क्या नाम है उसका, एक एल्विश यादव करके एक यूट्यूबर है जी उस बेचारे का केस लगा था नोएडा किसी कोर्ट में, जी ठीक है। तो वहाँ पे ये हुआ था कि अब ये एलिगेशंस है, किसी ने मुझे सुनी सुनाई बातें, मुझे नहीं पता कितनी सच है। तो उसकी तारीख ही नहीं लग रही थी क्योंकि कोर्ट में हड़ताल करी थी वकीलों ने, तारीख ही नहीं लग रही थी उसकी। तो जो अच्छा वो उसने क्या किया था, एल्विश यादव के पिताजी ने शायद किसी ऐसे वकील किया था जो अध्यक्ष नहीं था वहाँ का, ठीक है, और अध्यक्ष को पता था कितना माल है वहाँ पे। तो उसने क्या करा, उसने एल्विश यादव को अ, अगले दिन फिर डेट लगी, उसने फिर हड़ताल करवा दी। तीसरे दिन फिर हड़ताल, किसी ने आके उसके पिताजी को बताया एल्विश यादव की, यार वो जानबूझ के करवा रहा है, उसको कुछ पैसे दे दो। तो उसको पैसा मिला है, तो अगले दिन कोर्ट चालू हुआ है, तब जाके ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो उनकी कोर्ट के लोगों ने बताए। तो मतलब कोई ऐसा ये नहीं, कोई हाई ग्राउंड नहीं ले सकता काले काले कोर्ट वाला, चाहे वो जज हो चाहे वकील हो। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए ये तो काफ़ी मतलब अभी सुनना है, हम्म, हालांकि मैंने नहीं सुना ये, हम्म, लेकिन लोगों से ये पता लगता है। जी जी अगर आप ऐसे पॉडकास्ट देखेंगे, मैंने उसका भी देखा था, अगर आपको याद हो डीपी यादव केस का, जी जी। जिसमें उनके लड़के को सजा हुई है, शायद अब संतोष वो नहीं, संतोष यादव, संतोष यस, यादव, हाँ वो अब उनको कंप्लीट भी होने वाली है सजा, वो बाहर आने वाले हैं, शायद बाहर बाहर आने वाला है, आ गया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग। और अगर आएगा एक्चुअली तो जहाँ पे मैं रहता हूँ ओके उसके जो अपोजिट गांव है ओके वहीं से डीपी यादव, उसका नाम है हाँ सरफाबाद, जी, ठीक है, तो मुझे पता है तो उसके बाहर आ इसी चुका हाँ, है हाँ, हालांकि। हाँ। तो इसमें जो विटनेस था, आई विटनेस, जिसने लास्ट में देखा था, तो उसके इंटरव्यू में बताया गया था, उसने खुद बताया था कि नीतीश कटारा वाले में, नीतीश कटारा वाले जी में, जी, तो उसने बताया था कि कोर्ट जिस दिन केस लगता था ना, गवाही होनी है और पता लगना केस आगे, पूरा कोर्ट स्ट्राइक पे चले जाता था, जजेस भी कुछ नहीं कर पाए, वो ऐसे इन्फ्लुएंस करते थे सबको, उसने खुद बताया। विच इज फाइन। मैं कोई बात बोलता हूँ, जब कोई जज हाई ग्राउंड लेता है ना, तो मुझे वो टाइगर फोर्स का वो बंदा याद आता है, उसका नाम था मकबूल भट्ट, ठीक है। उसको फांसी देने के लिए जब जस्टिस गंजू ने शायद उसको फांसी दी थी, उनका मर्डर हो गया था, उसको फांसी की सजा को वो अप्रूव करनी होती थी, जजेस अपने आप को रिक्यूज कर लेते थे कि मैं नहीं करूंगा ये काम। ये वही जज हैं जो रामदेव बाबा के साथ वालों को कहता है विल रिप यू अपार्ट। मतलब वो व्यक्ति जो कानून से डरता है उसी को डराया जाता है, जो नहीं डरता उसे कोई नहीं डराता, उसके सामने तो कॉम्प्रोमाइज मोड में आ जाते हैं लोग। अदरवाइज इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए जज के अंदर कि मैं तो सजा तो दूंगा भाई तेरे को। तो ऐसा काफी केसेस में सुना होगा, अतीक अहमद के केस में भी ये काफी बार सुना गया था। अच्छा, रिक्यूज कर लेते थे, वहां पे हाँ, सारी जजेस हीरोगिरी अपने निकल जाती थी। पर्सनल रीजन बोलकर हाँ, अपना विड्रॉ कर लिया करते थे, और ये काफी हीरोगिरी, जजेस ने ये करा। हीरोगिरी खाली मेरे आपके लिए है, जो साधारण लोग हैं उनको बोलेंगे कि मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा, लेकिन जब कोई ताकतवर सामने आता है तो फिर साइड हो जाओगे, हमसे मतलब नहीं। ऐसा हुआ है पास्ट में काफी इंसिडेंट्स। अब आते हैं, एक और मुद्दा आया था, मी टू मूवमेंट, ओके, चूंकि रेप से रिलेटेड है। मी टू मूवमेंट, मी टू मूवमेंट में क्या कारण रहा होगा कि ए लिस्टर हीरो हीरोइन पे किसी ने आरोप नहीं लगाए भाई। मतलब यही वाली बात है कि जो ए लिस्टर है उस पर कोई आरोप नहीं लगा, चाहे वो खान 1, खान 2, खान 3, खान 10, जितने खान है सारे, या चाहे वो रोशन साहब हो, चाहे वो इधर वाले हो। ए लिस्टर इतने शरीफ कैसे हैं, जबकि हमें आपको पता है इतने शरीफ होंगे नहीं शायद वो। आई डोंट नो कि है या नहीं है। हाँ वही मैं या कह रहा हूँ ना, वी डोंट नो देखिए, दैट। द थिंग इज, मी टू के लिए मतलब हो सकता है वो जिनके साथ भी उनका कुछ भी रिलेशन रहा हो, शायद वो भी खुश हो से, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हुआ हो अब तक, तो हाँ, मी टू हाँ। के लिए भी तो आपको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा ना, कि हो सकता है वो इन्फ्लुएंस होके खुश हो वो। और देखिए आपको ये भी पता है कि इनके खिलाफ, कोई भी पावरफुल इंसान के खिलाफ अगर आपको केस करने का सोचना है, तो आपको 10 बार आप सोचोगे कि मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। There are तो आप ये several कह रहे हैं factors. कि इस देश में जीना है तो पावरफुल बनिए। सर ये जंगल की भी कहानी यही है हाँ, कि अगर आप जिंदा रहना है हम्म, तो आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। हालांकि ये सिस्टम हमारे यहाँ काम नहीं कर सकता, बट सच्चाई यही है कहीं ना कहीं, कि आप जितने पावरफुल रहेंगे, आप उतना अच्छा दुनिया को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उतना आप कानून को मोड़ पाएंगे। यहाँ छोड़िए, आप जेल में रहेंगे, वहाँ भी अच्छे रहेंगे आप, इफ यू हैव द मनी, इफ यू हैव द पावर। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। हम चलते हैं जेलों की हालत पे, विशेष रूप से जो एक मेरे शो पे आए थे सुनील गुप्ता जी, जी जिनका एक शो आया है, जी जी ठीक है। तो वो भी बताते थे कि जेलों का कितना बुरा हाल हो जाता है कई बार, ठीक है। शायद तिहाड़ ही सबसे अच्छी है इंडिया में, मैंने ये भी सुना है, बिल्कुल। और तिहाड़ की भी हालत ठीक नहीं है। सबसे अच्छा फंड जो आता है वो तिहाड़ के लिए आता है। जी, तो क्या हालत है जेलों की? जेल के जो मेन, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ओवर क्राउडेड, अच्छा, दैट्स द ओनली रीजन, द मेजर रीजन। हम्म, सेकंड इज करप्शन, हम्म, कि जो उनसे पैसे ले जाते हैं। अब क्या है, जहाँ एक स्पेस में 10 से 15 लोग होने चाहिए, वहाँ 50-60 लोगों को रखेंगे, अरे बाप तो रे, आप उन्हें क्या कुछ भी फैसिलिटी दे लें, फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, पानी पीने के लिए दे सकते हैं, नहाने के लिए दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, यही आपके पास रहता है। बट उस स्पेस में वो कैसे रह पाएंगे, ये हम भी नहीं सोच सकते। नॉर्मल 3 BHK फ्लैट जिसमें 5 से 6 लोग रह सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको इसमें 70 लोग रखने हैं, वही 2 पंखे लटके हुए हैं, उसी बीच में गर्मी में जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, और उनकी आपस 50 बॉडी लोग, हीट भी बढ़ती है। सब कुछ होता है सर। आपके मतलब आपके पास इतना स्पेस नहीं होता कि आप करवट भी ले पाए, आप सीधा लेट गए, आप सीधे लेटे रहेंगे। ये हाल हो जाते हैं, गर्मी में 2 पंखे लगे हुए हैं, कैसे आप रह पाएंगे? तो
द फर्स्ट थिंग इज कि सभी जेल का यही हाल है, जिसकी कैपेसिटी 1500 है वहाँ 4500 है, 5000 है, तो उनको किस तरीके से वहाँ रखा जा रहा है। द फर्स्ट थिंग इज, तो ये ओवर पॉपुलेटेड है। द सेकंड वन इज करप्शन। अच्छा, ओवर पॉपुलेट इसलिए क्योंकि जुडिशरी काम नहीं करती अपना। आपको इंफ्रा बनाना पड़ेगा, हाँ, आपको हाँ। नई जेल्स बनानी होंगी। दोनों है, मतलब वो इंटरडिपेंडेंट भी हाँ, हैं। जी, फंड्स तो गवर्नमेंट ही देगी आपको। जी जी बिल्कुल। आप रिफॉर्म क्या लाएंगे, बेसिकली हम्म। आपको पूरा एक सिस्टम नया एक्चुअली बनाना इंट्रा है। डिपेंडेंट है, कई लोग बिल्कुल। दूसरे पे डिपेंडेंट है कि सब सड़ रहा है क्योंकि ऊपर से ही चालू है लेकिन सड़ना। इसमें परेशान आम इंसान हो रहा है। जी जी क्योंकि बिल्कुल। देखो फेक एलिगेशन में अब लोगों का क्या सोचना है कि जेल, अगर जेल में सजा नहीं मिलेगी आपको, अगर जेल भी आपको फैसिलिटी देने लगे, तो फिर जेल किस बात की हुई। द थिंग इज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज, दीज आर बेसिक नीड्स। ह्यूमन आपको नीड्स। जी खाने जी। के लिए मिले, आपको बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस मिले, सोने के लिए मिले। आपकी ऐसी हालत ना हो जाए कि आप पहले इतने गलत इंसान नहीं थे, लेकिन ऐसी सोसाइटी में रहकर आप और गलत इंसान बन गए। ट्रू, और ये बहुत ज्यादा होता है। साइको एक इंसान मेंटली आपको कितना ये हैम्पर करेगा आपकी हेल्थ को, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब जेल्स क्या है, बेसिकली ये हमें पनिश करने के लिए नहीं है, ये ठीक करने के लिए है कि इंसान जब बाहर निकले, क्योंकि वो निकलना है अल्टीमेटली, आज नहीं कल उसको बाहर आना है, जी तो रिफॉर्म होकर वो बाहर आए, वो सोसाइटी से एक्सेप्ट करे, वो सोसाइटी को एक्सेप्ट करे। तो अंदर हम उसको कैसे चेंजेस देते हैं, हम उसके लर्निंग स्किल्स इंक्रीज करते हैं, उसको मेडिटेशन देते हैं, उसको मतलब ये सब उसको एक्सप्लोर करते हैं कि आप लाइफ में क्या क्या अच्छा हो सकता है। तो वो ना करके बस क्या किया जा रहा है कि उनको ठूस देना है और ये मान लेना ये तो बने इसके लिए है, जेल आया इसका मतलब गलत इंसान है। तो ये एक और बात बताइए, गरीब ही है जेल में क्यों है? गरीब मतलब अति गरीब और लोअर कास्ट, क्या मतलब वही जेल में क्यों इतने ज्यादा? 70% वो लोग हैं। नहीं, अब इंडिया में है ही ज़्यादातर गरीबी लोग हैं। और जो मेन रीज़न है, अमीर लोग आसानी से एडवोकेट्स, वकील अपने अच्छे कर सकते हैं, और अगर बेल ना मिले तो शॉर्ट इंटरिम बेल ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बेल ले सकते हैं, पैरोल ले सकते हैं, किसी भी रीज़न से वो जेल के बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो आम इंसान है, उसके पास इतने पैसे देने के लिए नहीं होते कि वो वकीलों से ये सब लगवाए कि ये वाली एप्लीकेशन लगा दो, मेरा मेडिकल लगा के 10 दिन के लिए 1000 रुपए के लिए 10 साल तक बंदा जेल में था, क्योंकि उसकी बेल 1000 रुपए रखी गई थी, उसके 1000 रुपए बेल बॉन्ड। हाँ, 1000 रुपए नहीं थे, 10 साल रहा जेल में, 1000 रुपए की। नहीं, अगर ये सच है तो काफ़ी गलत है, मतलब इसको इग्नोर ही कर दिया गया कि किसी को पता ही नहीं है कि एक इंसान ऐसे जेल में सड़ रहा है। एक महिला थी, उसने वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति को छोड़ के भाग गई, उसके 2 बच्चे भी थे शायद, कर्नाटक की कहानी है। वो चली गई और जहां पति रहता था उससे 30 किलोमीटर दूर जाके वो रहने लग गई। ठीक है, उसके पहले उसके पति उसकी बहस हुई थी बॉयफ्रेंड को लेकर के। अगले दिन क्या होता है, पड़ोसी जाके बोलता है इसने बीवी को मर्डर कर दिया आपने। ओके। तो पुलिस वाले आते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसके घर से 1 किलोमीटर दूर कोई कंकाल पड़ा होता है। पुलिस वाले उठाते हैं उसको, बोलते हैं ले भाई ये इसने अपनी बीवी को मारा हुआ है। ठीक है, वो उठाते हैं उसको, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिक्स हो जाएंगे, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, पर ये ट्रू स्टोरी, कोई गूगल करेगा मेरी कहानी को मिल जाएगी उसको आराम से। अंत में क्या होता है, पुलिस वाले इसको जेल में डाल देते हैं उठा के कि तूने अपनी बीवी को मारा है। ठीक है, बेसिक डीएनए तक नहीं करवाते कंकाल का कि कौन है ये महिला या पुरुष जो भी था वो, बिल्कुल। ये तेरी बीवी है, ये सड़ गई है, अभी तूने मारा है इसको। वो बंदा जेल में रहता है शायद 2 साल या 4 साल जेल में रहता है वो। 4 साल बाद कोई इन्हीं पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला होता है, इसको शक्ल याद होती है उसकी बीवी की। अच्छा ये भी है पुलिस वाले, इतने दिन शक्लें याद रखते हैं वो। तो किसी रेस्टोरेंट में शायद खाना खा रहा था, देखता है ये बंदी देखी कहाँ मिली, कहाँ देखी, वो पुलिस वाला होता है, कोई रिश्तेदार कुछ तो होता है, वो याद नहीं आ रहा मुझे। फिर जाता है पता करता है तो उसकी बीवी होती है, बॉयफ्रेंड साथ रह रही होती है 4 साल से। फिर वो उसको ले आता है, वो बोलती है भाई मैं मरी नहीं हुई हूँ। ठीक है, और जब वो बोलती है मैं मरी नहीं हुई तो उसका एक बेल सेट किया जाता है, 200 या 400 या 2000 रुपए कुछ होता है, वो भर नहीं पाता, उसके चक्कर में 1 साल और रहता है जेल में वो। और फिर उसके बाद कोई आके उसके 2000, फिर वो छूटता है बेचारा। एंड ही इज वेरी पुअर मैन, जो घास को झोपड़ी में रहता है वो बंदा। इस वजह से मुझे लगता है भरे रहते हैं जेल में। हाँ, जैसा आपने बताया ना कि वो किसी और की बॉडी थी, उसको एज एविडेंस बना के कोर्ट ने डाल दिया। अब सच्चाई ये है कि अगर डीएनए, अगर हम ये बोले फोरेंसिक होना चाहिए था, डीएनए की रिपोर्ट ही 1.5-2 साल में आती है। अरे बाप रे, अगर क्यों स्लो है इतना ज्यादा? क्योंकि वर्कलोड इतना है। पीपीपी नहीं होता उसमें, पब्लिक प्राइवेट नहीं हो रहा उसमें। नहीं, पूरा क्योंकि प्राइवेट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिर उसको आप जो भी रिपोर्ट बनेगी, अगर वो प्राइवेट कर दिया जाएगा तो उसको इजीली इन्फ्लुएंस कर दिया जाएगा। तो जो दिल्ली में है, अगर आप दिल्ली सिटी में आप ऐसी जगह जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सकता है, जो प्राइवेट को आप वो भी कर सकते हो ना, आप हो सकता है। There has to अरे be- भाई सरकारी नहीं बर्बाद है, आप मतलब कह रहे हो कि सरकारी बर्बाद इसलिए प्राइवेट बर्बाद, क्या पता प्राइवेट, वो कहते हैं ना उसे कि चोरी का धंधा पूरी ईमानदारी से होता है। यू नेवर नो, क्या पता प्राइवेट वाला ज्यादा अच्छा कर जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शायद काम कर जाए, बट हालांकि अभी तक इसमें नहीं है, इसमें जो सब बट इट्स अ ह्यूज गैप। हाँ, आप देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 साल बाद पता चला डीएनए टेस्ट ही नहीं था, जो आप बॉडी लेकर आए हो वो उस इंसान की नहीं है, अगर ये आपको 1.5 साल में पता चलेगा, उससे पहले वो जेल से बाहर नहीं आया। अगर यही 2 महीने पहले 2 महीने में पता चल जाता तो उसका एक ग्राउंड बन जाता बेल के लिए। अच्छा, कितना समय अदरवाइज लगना चाहिए डीएनए टेस्ट को खत्म टेस्ट होने 10 दिन में। अच्छा, अगर आप आज रिपोर्ट देते हैं 10 से 15 दिन में। गूगल करते हैं डीएनए टेस्ट में कितना टाइम लगता है यूएस में, क्या लिखा है, डीएनए एनालिसिस फ्रॉम द डेड बॉडी इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट कैन टेक अ फ्यू वीक्स। देख लो भाई,
1 to 3 to 1 to 3 weeks. अच्छा, एक ये से reveals तीन result. The ये time takes 7 से can 21 vary दिन depending on condition or remaining type of DNA analysis. The more detailed breakdown is time frame DNA test can be performed on the dead body and the test result can typically available 1 to 3 weeks. मतलब किस दिन तक तो लग ही जाएगा. और पुलिस के पास 90 दिन होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अच्छा. तो वो 90 दिन में अगर चाहें तो डीएनए की रिपोर्ट अपनी चार्जशीट के साथ दे सकते हैं, अगर उनकी ये प्रोसेस तेजी से हो जाए तेजी तो. से हो, बट वो एज अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट करते हैं जिसकी रिपोर्ट 10 महीने 1 साल में तब आती है जब हम काफी ज्यादा प्रेस करते हैं कि आप इंस्ट्रक्शन दो कि इसकी रिपोर्ट लाई जाए, अदरवाइज वो 1.5 साल 2 साल तक खिंच जाती है। ये मतलब ये बहुत बड़ा है कि जहाँ पे लोगों की परेशान है, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लेकिन फर्क नहीं जहाँ पे पड़ रहा एक सिस्टम क्लियर से. एविडेंस मिल सकता है कोर्ट को भी देखने के लिए कि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो 2 साल तक वेट करें, क्योंकि डीएनए देखिए ये एक ऐसा एविडेंस है जिसके बेसिस पे ट्रायल काफी इजी हो सकता है, जितना आप साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ट्रायल में तो उतना इजी हो सकता है, बट उसकी रिपोर्ट ही 2 साल बाद आ रही है, तो ये कितना परेशान सब 2 साल तो जेल में रहा ही रहेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगी कोर्ट को भी डाउट होगा कि शायद इसने ही किया है, और जैसे ही वो आती है अगर उसके फेवर में आती है तो कोर्ट को भी पता लगता है कि हाँ हो सकता है इसमें कुछ दिक्कत की कोई ये ना हो, इसने ना किया हो, एक डाउट क्रिएट हो जाता है, इस ग्राउंड फॉर अ बेल, तो आप बेल ले सकते हैं। आपकी लाइफ में अब तक का सबसे सरप्राइजिंग केस क्या है जब बोलो अरे भाई साहब ये भी होता है, क्या आया है? पहले टाइम में मतलब जब मुझे पता लगा था एक लड़की ने 10 से ज्यादा केस ये रेप वाले हनी ट्रैप वाले किए हुए हैं, तो जो हमारा क्लाइंट था तो हमें किसी ने बताया, आईओ नहीं बताया जो पुलिस वाला था उसमें, कि इसको तो मैंने पहले भी एक कोर्ट में देखा आईओ हुआ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने बताया कि मैंने इसे 1-2 केस में पहले भी देखा हुआ है, हम्म। तो ये तो इस तरह के कैरेक्टर की है, हम्म। और जिस लड़के के साथ हुआ तो प्यार में पागल था, उसे अरे ये बाप रे। लगता था कि नहीं ये प्यार में है और मैं शायद इसे प्यार नहीं दे पाया जो भी है, इस वजह से इसने केस कर दिया है। तो आईओ ने मुझे बताया था कि इसके 1-2 केस हमने इसे पहले भी देखा हुआ है, हाँ। मैंने पर्सनली नहीं करा लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, हाँ। तो फिर हमने थोड़ी डिटेल्स निकाली कि पता करा, फिर पता लगा इसका एक केस हरियाणा में भी है, गुड़गांव में भी है, 2 केस इसी कोर्ट में है। अरे बाप रे। तो टोटल जब हम इसका पता लगा क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम बाद लड़की बोलती है सेटलमेंट, सेटलमेंट के लिए उसको जाना है उस पे है सर, क्योंकि वो ट्रायल नहीं करेगी, वो क्यों 3 साल 4 साल अपने आप को इसमें दे, वो कहेगी कि आप इसमें सेटलमेंट करो, अभी आप मुझे पैसे दो, खत्म करो। तो जब जैसी सेटलमेंट की बात होती है हमें कहीं ना कहीं वो हिट होता है कि शायद ये पहले से किसी ने हो, और उसमें पता लगता है उसका नॉन ही था, जो लड़के का नॉन था, फैमिली मेंबर था, अच्छा। उसने ही प्लांट करा था उस लड़की को। ओ भाई साहब। तो she was professional in this. You are married, right? Yes, I am married. A lot of people do not know कि जो पत्नियां होती हैं वो आपकी प्रोटेक्टर होती हैं। बिल्कुल, लोगों को नहीं पता ये बात। वो आपकी छोटा भाई भी हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई भी हो सकते हैं, आपके पिता का रोल भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट कर लेती हैं। लोगों को नहीं पता ये बात। आपकी पत्नियां आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्टर्स में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेंस है उनके पास, एक जो बोलते हैं ना, वो सिक्स सेंस उनके पास है। दे कैन फाइट फॉर यू, दे कैन विन फॉर यू, है ये बात तो बिल्कुल। है। तो इसलिए लोगों को अपनी पत्नियों की बहुत इज्जत करनी चाहिए। इसी पॉजिटिव नोट पे हमारे भारतीयों की आदत है कि मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, है ना, और कोर्ट में कोई किसी को नहीं घसीटता, खाली डायलॉग खूब मारते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। विशेष रूप से पति पत्नियों के केस में अगर आप देखें तो बार बार कितनी बार, जैसे एक अतुल सुभाष नाम का आदमी सुसाइड कर लिया, उसने मानव शर्मा नाम के बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो ये क्या चक्कर है, मतलब ये किस तरह से हम कुछ करें ताकि इंस्टेड ऑफ किलिंग ईच अदर, या मर्डर हो जा रहे हैं, वो जो ब्लू ड्रम में मुस्कान ने मार के भर दिया अपने पति को, वो करने की बजाय यार कंसेंशुअली अलग हो जाओ। प्रॉब्लम कहाँ पर है? सर देखिए दिक्कत क्या होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्यों अलग नहीं हो पाते, क्योंकि ईगो हिट करती है। दो किसी पार्टनर की नहीं है, फैमिलीज की, दो फैमिली इन्वॉल्व हो जाती हैं कि इसने हमारे लिए ऐसा बोला, इसने हमारे लिए ऐसा बोला, चलो ठीक है हम कोर्ट में देखते हैं। कोर्ट की सच्चाई ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फैमिली डिस्प्यूट्स में जो भी केसेस आते हैं 90% बाद में रिजोल्व होते हैं उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में बात करके। कोर्ट भी बोल देता है कि वो 5 साल चक्कर लगाते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो सब फैमिली वाले भी दूर हो गए, अब कोई आता नहीं, इधर से लड़का आ रहा है, इधर से लड़की आती है, क्योंकि साथ कब तक देंगे एक दूसरे का, उनकी अपनी लाइफ होती है। भाई था जो पहले खड़ा था, वो अपनी लाइफ में जाके चले गया है, तो उन्हें पता लगता है हम दो ही हैं जो सफर कर रहे हैं। तो एट द लास्ट आके कि भाई ठीक है इसे खत्म करते हैं ऑन अ गुड नोट, और 90% केसेस में म्यूचुअली वो खत्म किया जाता है, सेटलमेंट होता है। ये सच्चाई है कोर्ट्स की। कोर्ट भी यही चाहता है कि दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअली एग्री होकर ये सेटलमेंट हो जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल लड़के ने कोई एलिगेशन लगाया लड़की पे कि चलो ठीक है ये गलत करती थी, क्रुएलिटी थी, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, आउटसाइड में सेक्स कर रही थी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा वो अलग, अच्छा ये अलग हो गया, ये अलग है, क्रुएलिटी अच्छा। मतलब मुझे परेशान करती है इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ठीक है अब मुझे सारे टाइप बताने पड़ेंगे आपको। हाँ सारे काफी सारे किस किन बेसिस ग्राउंड्स बन सकते हैं डाइवोर्स। हाँ। एक तो क्रुएल्टी हो गया, हाँ, और एक होता है कि क्या कहते हैं उसे, कैरेक्टरलेस होना, या कोई और शब्द है आपके यहाँ शायद। एडल्ट्री भी एक Adultery, हाँ। एडल्ट्री है अगर आप अडल्ट्री कैसे कह सकते हो, बिकॉज़ शी इज नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, राइट? शी हैज अ बॉयफ्रेंड, लिसन इवन शी इज टेकिंग मनी फ्रॉम हिम, वेदर इट्स टेकिंग और नॉट, मतलब वो किसी और के साथ रिलेशन में है, अच्छा। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव। हम्म, ये तभी प्रूव हो सकता है, हम्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि किसी के साथ, देखिए एविडेंसेस है ना, ये कुछ काम नहीं करते कि फोन पे बात कर रही है, ये कर रही है, अब वो प्यार से बात कर रही है तो वो कहती है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ,
हमारे इस देश के चीफ जस्टिस ने एक बार कहा था कि आप अपनी पत्नी से अगर वो बाहर सेक्स भी करे तब भी आप उसको एक्सेप्ट करिए। कहा था, याद है आपको? काफी अपनी लोग पत्नी के साथ भी करते होंगे ऐसा वैसे? बिल्कुल नहीं, सोसाइटी के लिए ये ऐसे थोड़े होगा यार, ये तो बहुत गलत बात है कि मतलब मैं जैसे मेरी पत्नी है तो अगर बाहर सेक्स भी करके आती तब भी मुझे उसे एक्सेप्ट करना है, पर मेरी बीवी के बारे में तो बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड है यार। आप बोलिए, सॉरी क्षमा तो कीजिए। जो ये ग्राउंड में आपको बता रहा था हम्म, एडल्ट्री का, ये तभी प्रूव हो सकता है कि उस पार्टनर के साथ आपका कोई बच्चा होता है, उसका डीएनए हम चेक कराते हैं, वो हम्म, पता लगता है कि ये मेरा बच्चा नहीं किसी और का है। दैट्स अ कॉन्क्रीट एविडेंस, अदरवाइज आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव कि इसका बाहर रिलेशन है, क्योंकि वो एक प्राइवेट रिलेशन है, ना हम जानते हैं ना तुम जानते हैं। व्हाट्सएप चैट होती है, वो बता देते हैं कि एज अ मेरा तो भाई था, मैं इसे इसलिए ज़्यादा प्यार करती थी। तो देयर कैन बी अ सेवरल रीजन फॉर इट, बट द रियलिटी इज इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव। आप क्रुएलिटी के बेस पे ले सकते हैं, डिजर्शन के बेस पे ले सकते हैं, इसने मुझे छोड़ ही दिया है और इसने रिलीजन चेंज कर दिया है, दैट कैन बी द रीजन फॉर द डाइवोर्स। सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर द डाइवोर्स। जैसे शरिया होता है, शरिया के जो कानून है, वैसे अगर हिंदुओं का भी अपना पर्सनल कानून वाला होता तो जज के बहुत सारे काम खत्म हो जाते। हाँ, अगर पर्सनल जैसे जैसे हिंदू पहले पर्सनल लॉ बोर्ड होता। जैसे पहले ये डिसाइड होता था पंचायत के तौर पे, जी 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 कोर्ट्स तक बात नहीं जी जाती जी थी, जी जी। तो वहाँ पे पहले कमी कोर्ट्स की तरफ। आज भी मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि अगर आप कोर्ट जाओगे तो एक फैमिली कोर्ट होता है जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट देखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे वो वाला है पटियाला हाउस। नहीं, पटियाला हाउस के अंदर एक फैमिली कोर्ट होगा। अच्छा वो अच्छा। आपने पटियाला हाउस के साइड में बोर्ड लगा देखा हाँ होगा, फैमिली हाँ कोर्ट। हाँ हाँ हाँ। जैसे डायरेक्शन की इधर की तरफ फैमिली अच्छा कोर्ट बना अच्छा होगा अच्छा इसका। हाँ जैसे वहाँ पे 50 जजेस हैं तो 5 हाँ। जजेस फैमिली कोर्ट के होंगे। जी जी जी। सब जगह वो स्पेसिफिक अलग एरिया कर देते हैं हाँ। उसको। तो आप वहाँ देखोगे, वहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपको कोर्ट में कहीं इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। अच्छा। इतना चिल्लाना, रोना धोना, कभी पता लगता है कि एक दूसरे में मारपीट हो रही है, सब वही वहीं कोर्ट होता में। है। कोर्ट के बाहर, जैसे आप अच्छा। कोर्ट से बाहर निकले ना, तो वो लड़की गुस्सा हो गई, उसने हाँ। आदमी वहीं थप्पड़ बजा दिए। तो ये सब ड्रामे वहाँ चलते हैं काफी। आपका ये कहना है कि अच्छा, मैं परसों नरसों कुछ सोच रहा था बैठ के। मैं ये सोच रहा था परसों बैठ के कि जब 2011 में 8 में 9 में जब भी रहा होगा, खाप पंचायतों ने कुछ फैसले किए थे। जी। ठीक है। और तब के टाइम का जो मैं ही हूँ, मुझे लगता था दिमाग खराब है खाप पंचायतों का, ये कानून थोड़े हैं, कोर्ट के पास जाना चाहिए। और अब जब मैं मैच्योर होने के बाद सोचता हूँ, मुझे लगता है यार खाप पंचायतें सही होंगी कहीं ना कहीं। स्पीड। स्पीड भी होगी, उनका निर्णय लेने का प्रोसेस है। हमने क्या करा है, देखिए जो हमारे कोर्ट्स और सिस्टम्स हैं, वो स्पेसिफिकली वन कम्युनिटी को टारगेट करके उनके सारे जितने भी मान्यताएं हैं उनको खत्म कर दे रही हैं। खाप पंचायत एक मान्यता है, क्या है? कस्टम वी ऑल टाइप। बिलीव कि ये पंचायत इकट्ठा कर लेंगे हम, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिलीफ है ना हमारा एक। जो सिस्टम है वो क्या है कि मेजोरिटी के जितने भी उनके जितने भी मान्यताएं, दिवाली पे आप बम नहीं फोड़ सकते, मान्यता है ना आपकी, हम दिवाली पे बम फोड़ते हैं, नहीं फोड़ सकते भाई साहब आप, ये कानून है हमारा है ये। तो जितनी भी मान्यताएं, आपको कहीं आपको एहसास होता है इस सिस्टम में रह के कि यार मेजोरिटी पे ज्यादा अटैक है, माइनॉरिटी से कंपैरिजन में माइनॉरिटी ज्यादा फ्रीडम दी जाती है। उदाहरण, शाहीन बाग में आर्बिट्रेटर भेजना शर्म आनी चाहिए किसी भी कोर्ट को। देखिए कल को आप चौधरी हो, मैं राजपूत हूं, हमने अपने लोगों इकट्ठा कर सड़क ब्लॉक कर दी, भेजो आर्बिट्रेटर। हमारे लिए तो डंडा भेजोगे कि मार के उठाओ सालों को, यही करोगे ना एट द एंड ऑफ द डे। आपको लगता है मेरे आपके लिए आर्बिट्रेटर आएगा? नहीं, यहाँ पे देखिए अब पॉलिटिक्स का रोल ज़्यादा आ जाता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, मतलब उन्हें होता वॉच कर रहा होता है कि ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी, किस तरीके से इनको पीड़ित किया जा रहा है जो यहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं। तो एक पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़े रीज़न है, सबको वोट बैंक का प्यार होता है, तो ये हो सकता है उनसे इन्फ्लुएंस होकर ये सब काम होते हों। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल बॉडीज क्या कहती है, अगर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल बॉडी ये कह रही है कि एक पावरफुल मिनिस्टर का बेटा आईसीसी का चेयरमैन बना बैठा है, अगर वहां मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनेशनल बॉडी क्या बोल रही है मेरे बारे में, तो यहाँ क्यों फर्क पड़ना चाहिए? जहां मेरा सुख है वहां मुझे फर्क नहीं पड़ता इंटरनेशनल बॉडी क्या बोलती है, कौन क्या बोलता है, कहाँ पे क्या खबर छपती है। लेकिन जब जनता के सुख की बात है तो मुझे बड़ा फर्क पड़ता है। भाई नहीं नहीं नहीं, हम बताएंगे क्या होगा, चक्कर क्या है, कब निकलेंगे लोग इससे बाहर। ये तो देखो वोट बैंक के लिए हाँ मेजरली हाँ मेन हाँ। जो रोल होता है इसमें वोट बैंक का होता है हम्म। कि वोट पर को। मुझे इस कोर्ट से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आर्बिट्रेटर भेजेगा। आई वाज रियली देखिए सरप्राइज्ड। कोर्ट का उसमें रोल काफ़ी कम है, उसमें पर आप एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है कि व्हाई डिड दे खाली सेंड कराने पीपल का, टू टॉक टू देम? कि कैसे भी इसका एक वे आउट निकाला जाए ऑन इजी वे। कांट दे सी द रूल बुक? कि रूल बुक क्या है, रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, तो बात इसके खत्म। लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब जो हमारा तो इंस्ट्रक्शन देती ना कोर्ट कि भाई तुम छोड़ो, निकलवाओ, हटवाओ इनको सो यहाँ देखो से। ये कोर्ट्स के लिए तब है जब कोर्ट्स में जाया जाएगा सोमोटो, वो हर केस में नहीं सोमोटो तो मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था, आर्बिट्रेटर उन्होंने भेजे थे। हाँ, हाँ? लेकिन क्योंकि उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल रहा था, हालांकि देखिए जब करना चाहा उन्होंने एक दिन में वो रोड खाली करा दिया था। बिल्कुल करा दिया था, पर वो कोर्ट नहीं आया था, इन्होंने अपनी मर्जी से खाली कराना करवाया था। हाँ नहीं, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने खाली कराया हाँ, था। पर कोर्ट नहीं बीच तो में कोर्ट कूदा को था। जरूरत ही नहीं थी हाँ उसमें, कोर्ट को हाँ तो हाँ, आपने लाया गया। लाया देखिए गया। हाँ हाँ लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हाँ हाँ अगर उसका ब्रीच होता है तब आप कोर्ट में जाते हो। तो वहां पे अगर सड़क जाम कर रहे थे तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, जब चाहे उन्होंने एक दिन में खाली करा दिया। पहले उन्हें नहीं कराना था, आई थिंक तब भी कोई इलेक्शन का था कि वो उसके एक दिन बाद हार भी भी गए थे।
उसके एक दिन बाद ही उन्हें एक दिन खाली करा दिया। तो इट्स हाँ, ऑल हाँ, अबाउट द हाँ। वोट बैंक। हाँ। तब तक उन्होंने खाली नहीं कराया, तब एक दिन में करा दिया। तो मुझे लगता है कई बार बहुत बार बोल चुका हूँ अपने शोज में, मुझे कई बार लगता है कि वी कैन सिट हियर एंड वी कैन टॉक अबाउट थिंग्स, बट शायद हमें कहीं पता ही नहीं कि असल में होता क्या है, हाँ, असल में ये कितने असल बड़े में गेम क्या है, गेम क्या है। हमको नहीं पता। हम यहाँ बैठ के बातें कर सकते हैं, हम सारी हमारी बातें अजम्पशन पे चलती हैं भाई। लॉ की बातें तो वही जो बताई आपने बिल्कुल सही बताई, पर बाकी जो बातें हम करते हैं सब अजम्पशन पे है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो बिल्कुल। सकता है। वी कैन क्रिटिसाइज द पीपल इन पब्लिक लाइफ, बट हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या था, असल रीजन क्या था। जैसे कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस जिनके ऊपर मोलेस्टेशन के आरोप लगे थे, वी डोंट नो क्या रियलिटी थी। हमने वो न्यूज पढ़ा है उनके बारे में, उसका क्या पता न्यूज ही प्लांटेड हो। मे बी आप समझ रहे हो ना, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं कौन कुछ भी हो क्या कर सकता रहा है। है, इसलिए जब तक कॉन्क्रीट एविडेंसेस ना हो, देखिए कहाँ से आएंगे कॉन्क्रीट देखिए एविडेंस भी। मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि सीसीटीवी कैन बी कॉन्क्रीट एविडेंस, यस, मेरे दिमाग में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 10 सीसीटीवी सेम टू सेम बना दूंगा मैं। बट वो अब उसके लिए भी तो फोरेंसिक हो सकता है, फॉरेंसिक हो सकता, ट्रू हो और सकता ये है। होता है। मैं गेम खेल जाऊंगा ना पब्लिक लाइफ में, मेरे को गेम खेलना है खाली। आप प्रूव करो ना, आप ले आओ फॉरेंसिक से कि 6 महीने में आ रहा है, तब तक मैंने 4 बार वही चला दिया, देखो एक बार ये चल रहा है भाई साहब, ये चल रहा है। जनता में तो मैं हीरो हूं ना, बिल्कुल। और जब मैं जनता में हीरो हूं तो मैं निकल तो जाऊंगा ही जेल। आप समझ रहे हो ना, कॉन्क्रीट कुछ नहीं हो सकता एट द एंड ऑफ द डे, कॉन्क्रीट कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं एलीट हूं, पावरफुल हूं, मेरी मर्जी है, मैं आप जैसे अगर आप हाँ, एलीट हैं, अगर आप पावरफुल हैं, हम्म, आप चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जो एलीट क्लास आज भी जेल में है, अब जो हैं जेल में, अब लोग बोलते हैं ये लोगों ने, पावरफुल लोगों ने, बाकी लोगों ने पॉलिटिक्स के तहत इन्हें जेल में भेज दिया। बट देयर माइट बी अ रियलिटी, उन्होंने गलत किया हो और सिस्टम ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और आज जेल में है। काफी सारे एग्जाम्पल आप भी जानते हैं जो काफी नाम पावरफुल नाम है। लेके बोल रहा, अभिषेक मनु सिंघवी बहुत बड़े लॉयर हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं। एक महिला को झांसा देके मैं तेरे को जज बनाऊंगा या कुछ बनाऊंगा, उसके साथ रेप कर रहे हैं, उसका वीडियो तक वायरल हुआ है। अगर आपको याद हो, आपको याद है नहीं, नहीं मुझे याद है? वीडियो नहीं पता कि अच्छा, वीडियो। अरे बाबू उसका वीडियो वायरल हुआ है, ओके, सच बता रहा हूँ मैं, उनका ओके, वीडियो वायरल हुआ था, बहुत पुरानी बात। पता अब ये नहीं पता, उन्होंने शायद कहा मैं नहीं हूँ उस वीडियो में, पर ऐसा सुना था कि उनका ओके। वीडियो वायरल हुआ था। उस महिला ने ही वायरल किया जिसके साथ था, कुछ नहीं हुआ, उनके बात खत्म हो नहीं गई। सर, अब देखिए इसमें बताइए कि ये हो सकता है वो जो दोनों पार्टीज के बीच में हुआ हो, जो भी था, वो सहमति से हुआ हो, वरना क्यों जरूरत थी वो वीडियो वायरल करने मुझे की। लगता है एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ना भाई, जो लोग बोलते हैं ना कि नारी को समझना इम्पॉसिबल, मुझे लगता है एस्ट्रोजन हार्मोन को समझना इम्पॉसिबल। हाँ, नारी को तो आप समझ जाओगे, वो हार्मोन किस करोड़ बैठेगा वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए काफी सारे ऑफेंसेस है वो इस वजह से ही होते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वो कब किस तरह पलटा मारेगा वो यस सर। हार्मोन्स पता ही नहीं चलता। चलिए, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू ओके, यू ऑन थैंक अ यू सो वेरी मच फॉर। सीरियस नोट, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आई प्रे कि चीजें बदले, जरूर। जैसा आप बोल रहे हैं, आई प्रे कि चीजें बदले एंड धीरे द धीरे। गुड थैंक थिंग यू। इज वो बदल रही हैं। बदल रही है ना, बदल आपको रही दिख हैं। रहा है ना, एज लॉन्ग एज जो ग्राउंड पे जो आप काम कर रहे हैं आपको दिख रहा है, आई एम वेरी हैप्पी कि बदल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक